हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में प्रोलॉन्ग लेबर तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी, जो कि पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड अदर सेवरल कॉज ऑल्सो। मतलब एनीमिया क्या होता है, मेनली किसके कारण होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण होता है, मोस्ट कॉमन है ये कॉज, और अदर सेवरल कॉज होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। एनीमिया होता क्या है, तो एनीमिया में होता क्या है कि जब सीवियर ब्लड लॉस हो जाता है एक अमाउंट तक, तो फीमेल में फिर क्या रहता है, ब्रीथलेसनेस, या मान लो 2-3 सीढ़ी चढ़ी, 1 मंजिल 2 मंजिल चढ़ी सीढ़ी, तो उसमें थकावट होने लगता है। क्यों? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। वो एनीमिया आप पढ़े होगे अच्छे से, चाहे तो चरक में आपने पढ़ा होगा या फिर मॉडर्न केसी में पढ़ा होगा। तो कॉज की बात करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पास कॉज न्यूट्रिशनल एनीमिया, जो कि मोस्ट कॉमन है। अब न्यूट्रिशन में वो भी कौन सी चीज की कमी, तो आयरन डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो इसका एक ट्रिक होता है, BFI या IFB करके आप याद रख लीजिएगा। I स्टैंड्स फॉर आयरन डेफिशिएंसी, F स्टैंड्स फॉर फॉलेट डेफिशिएंसी एंड B स्टैंड्स फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये तीनों किसके अंदर आते हैं, तो ये न्यूट्रिशनल एनीमिया के अंदर आते हैं। फिर कौन सा है, तो हीमोरेजिक एनीमिया। हीमोरेजिक एनीमिया कौन कौन सा, एंटीपार्टम हीमोरेज और पोस्टपार्टम हीमोरेज। एंटीपार्टम हीमोरेज क्या होता है, जो बिफोर बेबी डिलीवरी जो ब्लीडिंग होती है फीमेल में, वो एंटीपार्टम हो गया, और बेबी डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो क्या हो गया, पोस्टपार्टम हीमोरेज हो गया। अब उसके बाद कौन सा है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या होने लगता है, टूटने लगता है, जिसके कारण जो एनीमिया होता है वो हीमोलाइटिक एनीमिया कहलाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉज कौन सा है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। कोई मान लो फीमेल को जो बहुत ही लंबे समय से कोई डिजीज है, उसके कारण जो एनीमिया होता है, तो वो कॉज हो गया। और लास्ट फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, जो फिजियोलॉजिकल कॉज रहता है वो। तो इसका ट्रिक मैंने खुद से ही बनाया है। तो IFB ये क्या हो गया, आयरन डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। ये किसके कारण होता है, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया के कारण होता है ये चीजें। फिर S से हीमोरेजिक एनीमिया हमने पढ़ा। हीमोरेजिक में कौन कौन सा, एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम हीमोरेज। फिर उसके बाद दूसरा H क्या है, इसमें हीमोलाइसिस होता है या हीमोलाइटिक जो होता है, सिकल सेल डिजीज या थैलेसीमिया या मलेरिया में जो हीमोग्लोबिन रहता है टूटने लगता है, उसके कारण जो एनीमिया होता है। और फिर हमने क्या पढ़ा, एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज। और फिर लास्ट कौन सा पढ़ा हमने, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। तो आप ट्रिक याद रखिएगा, IFB ये किस में, न्यूट्रिशनल में आ जाएगा, और HHAP, IFB HHAP। 1H कौन सा, हीमोरेजिक, एंटीपार्टम, पोस्टपार्टम हीमोरेज। द सेकेंड वन इज हीमोग्लोबिन का टूटने वाला, तो हीमोलाइटिक एनीमिया। और A बेसिकली एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। P बेसिकली क्या, फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ एनीमिया। तो IFB HHAP। तो ये क्या था, हमारा कॉज ऑफ एनीमिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको ओनली रटना ही है हमको, कॉजेज ऑफ एनीमिया, इसमें कोई तुक्का नहीं चलेगा। हाँ, बट ये है कि आप अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हो हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण। लेकिन मेन याद रखना कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण जो होता है एनीमिया, ये मोस्ट कॉमन होता है। तो आपको आयरन डेफिशिएंसी, फॉलेट डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये आपको याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं एमिनोरिया की। एमिनोरिया मतलब क्या होता है, एमिनोरिया मतलब होता है कि ब्लीडिंग रुक जाना। अब इसमें इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीने के लिए आया वो रुक गया तो आप उसको बोल दोगे एमिनोरिया, या 2 महीने का आया उसको आपने एमिनोरिया बोल दिया। उसमें भी बांटे गए हैं कि कब हमको एमिनोरिया बोलना है और कब नहीं बोलना है। आप जब केस हिस्ट्री भरोगे ना, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कब हमें एमिनोरिया बोलना है। अगर आप लिख दोगे कि 1 मंथ का एमिनोरिया, तो प्रोफेसर मार के भगा देगा वहां से आपको। मतलब 1 मंथ का एमिनोरिया नहीं होता है, वो तो सडन अगर छूट गया तो उसकी पैथोलॉजिकल कॉज होती है। तो ऐसे ब्लीडिंग नॉर्मली स्टॉप हो जाने को हम एमिनोरिया नहीं कहेंगे। तो आइए जानते हैं एमिनोरिया बेसिकली कहते कब है। तो एमिनोरिया क्या कहते हैं, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब ब्लीडिंग का रुक जाना या एब्सेंट हो जाना, वो क्या कहलाता है, एमिनोरिया कहलाता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन 2 तरीके से की गई है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ मिनार्की बाय एज 15 बट विथ नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब मिनार्की मतलब फर्स्ट टाइम जो ब्लीडिंग होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है फर्स्ट टाइम फीमेल में, उसको हम मिनार्की एज कहते हैं, जो कि बेसिकली
12-13 ईयर्स की फीमेल में हम मानते हैं कि तब से चालू हो जाता है। तो पहली बार ब्लीडिंग कब होता है? 12 की एज में या 13 की एज में। और जो पहली बार ब्लीडिंग होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मिनार्की कहते हैं। द फर्स्ट टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनार्की इन फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ। तो प्राइमरी एमिनोरिया में क्या कहा है कि एब्सेंस ऑफ मिनार्की, मतलब पहली बार ब्लीडिंग अभी तक नहीं हुई है और 15 ईयर्स की एज में हो गया है, उसमें नॉर्मल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप है, मतलब जो फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो उसमें आ गए हैं बट ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो कब? 15 की एज में अभी तक ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हुई है, मतलब एब्सेंस हो गया है मिनार्की, और 15 ईयर एज है फीमेल की, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ चुके हैं बट ब्लीडिंग नहीं हो रही है। दूसरा कंडीशन क्या? बाय 13 ईयर्स ऑफ एज इफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आर एब्सेंट, मतलब 15 ईयर तक की जो फीमेल है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक आ गए हैं बट मिनार्की मतलब पहली बार मेंस्ट्रुएशन चालू नहीं हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या? 13 ईयर की वुमेन है, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी एब्सेंट है और साथ ही साथ मिनार्की भी नहीं हुआ है, मतलब पहली बार मेंस्ट्रुएशन भी चालू नहीं हुआ है। तो याद रहेगा 15 ईयर की एज में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, मतलब डेवलपमेंट हो रही है, और मिनार्की एब्सेंट है। 13 ईयर में मिनार्की एब्सेंट है, साथ ही साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो भी एब्सेंट है। तो ये प्राइमरी एमिनोरिया कहला गया। सेकेंडरी एमिनोरिया बेसिकली कब माना जाएगा? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 कंसेक्यूटिव मंथ, मतलब लगातार 3 महीने। जो मैंने यहाँ 1 मंथ लिखा था, 1 मंथ नहीं माना जाता, लगातार अगर 3 महीने ब्लीडिंग अगर स्टॉप हो गई फीमेल में तो वो क्या कहलाएगा? सेकेंडरी एमिनोरिया कहलाएगा। और कब? कंडीशन ही बताई गई है कि इन वुमेन विथ प्रीवियसली रेगुलर साइकिल, मतलब जो वुमेन है उसको रेगुलर साइकिल आती थी। रेगुलर साइकिल मतलब हर महीने या 28 दिन में आती हो या 31 दिन में आती हो, लेकिन वो कंफर्म थी कि इतने इतने दिन चलेगा। तो हर दिन रेगुलर साइकिल के बाद अचानक से क्या हुआ? 3 महीने तक ब्लीडिंग ही नहीं आई, तो उसको हम क्या कह दिए? सेकेंडरी एमिनोरिया कह दिए। कब? रेगुलर साइकिल चल रही है वुमेन में, फिर 3 महीने तक लगातार उसमें ब्लीडिंग नहीं आई, तो वो क्या कहला गया? हमारा सेकेंडरी एमिनोरिया कहला गया। और 6 महीने तक ब्लीडिंग ना आना लेकिन इरेगुलर साइकिल में। तो याद रहेगा क्या बताया? एमिनोरिया का मतलब ब्लीडिंग का एब्सेंट होना, मतलब मेंस्ट्रुएशन का एब्सेंट हो जाना। फिर 2 क्लासिफिकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 एजेस की बात की गई, एक 15 ईयर्स एज और एक 13 ईयर एज। 13 ईयर एज में क्या? एब्सेंस ऑफ मिनार्की प्लस एब्सेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। 15 ईयर एज में क्या बात हुई? मिनार्की एब्सेंट है, साथ ही साथ हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इसमें डेवलप है। फिर हमने सेकेंडरी एमिनोरिया में हमने क्या पढ़ा कि अगर वुमेन को रेगुलर साइकिल आ रही थी लेकिन सडनली 3 महीने तक लगातार नहीं आने लगा ब्लीडिंग, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप हो गया लगातार 3 महीने रेगुलर साइकिल के बाद, तो उसको हम सेकेंडरी एमिनोरिया कहेंगे। या फिर वुमेन को इरेगुलर साइकिल आती थी और इरेगुलर साइकिल में कब तक? 6 मंथ तक अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी एमिनोरिया। यहाँ 15 और 13 याद रखना है। यहाँ 3 मंथ कब कहेंगे? जब रेगुलर साइकिल रहेगी तब, और यहाँ 6 मंथ कब कहेंगे? जब इरेगुलर साइकिल रहेगी। तो ये याद रखना कि कब हम सेकेंडरी एमिनोरिया कहेंगे और कब हम प्राइमरी एमिनोरिया कहेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेस की। तो इसके कॉजेस क्या क्या है? मुलेरियन एजेंसिस हो जाना, बताया था पहले ही कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन जब पढ़ रहे थे। पिट्यूटरी डिसऑर्डर, पिट्यूटरी डिसऑर्डर क्या? एंटीरियर पिट्यूटरी, जो कि हाइपोथैलेमस से आता है। ये जब हम अभी पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, कोई वॉल वहाँ प्रेजेंट हो जिसके कारण ब्लीडिंग जो आ रही है वो हमें दिख नहीं रही हो, तो ये कॉजेज हो सकते हैं, मतलब ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हमें दिख नहीं रही हो। टर्नर सिंड्रोम और हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर। तो हाइपोथैलेमिक आपको याद रहेगा, पिट्यूटरी याद रहेगा और मुलेरियन एजेंसीज याद रहेगा। आई होप इतना तो याद रहेगा ही। अब बात करते हैं दूसरी कॉज। तो यहाँ फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल, ये किसकी कॉज है? कंफ्यूज हो गए आप लोग। अब नीचे करता हूं। ये प्राइमरी एमिनोरिया हमने पढ़ा, तो प्राइमरी एमिनोरिया के कॉज क्या क्या है? प्राइमरी एमिनोरिया के कॉज ये सब है, मुलेरियन एजेंसिस, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर और टर्नर सिंड्रोम। फिर उसके बाद सेकेंडरी एमिनोरिया के क्या क्या कॉज हैं? तो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या? मान लो वुमेन जो है प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट रहेगी तो ब्लीडिंग उसमें बंद हो जाती है। दूसरा, मेनोपॉज हो, वुमेन मतलब 45 ईयर्स के ऊपर आ गई तो मेनोपॉजल कंडीशन में जो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो ये फिजियोलॉजिकल हो जाएगा। ये किसके कॉज हैं? ये सेकेंडरी एमिनोरिया के कॉज हैं।
पैथोलॉजिकल की बात करें तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको आजकल मॉडर्न में हम क्या कहते हैं, PMOS। थायराइड डिसऑर्डर, एशरमैन सिंड्रोम। एशरमैन सिंड्रोम का मतलब होता है कि यूटेराइन कैविटी का एडहेशन हो जाना, उसकी वॉल का एडहेशन हो जाना। और एक्सेसिव एक्सरसाइज, तो क्या क्या पढ़े, प्राइमरी एमिनोरिया, सेकेंडरी एमिनोरिया। प्राइमरी एमिनोरिया में हमने क्या क्या कॉज देखे, मुलेरियन एजेंसिस, टर्नर सिंड्रोम, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, और क्या पढ़े, पिट्यूटरी डिसऑर्डर और हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में कॉज क्या देखा, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में प्रेगनेंसी और मेनोपॉज, पैथोलॉजिकल में थायराइड डिसऑर्डर, एशरमैन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो आई होप आपको कॉज भी क्लियर हो गए होंगे। प्राइमरी के अलग कॉज है, सेकेंडरी के अलग कॉज है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। तो सिम्टम क्या दिखेंगे, एमिनोरियम ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो वही दिखेगा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन रहेगा, इनफर्टिलिटी, हॉट फ्लशेस, ये अपन ने मेनोपॉजल सिम्टम भी हमने पढ़ा था तो उसमें भी ये आया था। तो याद रखना कि हॉट फ्लशेस एमिनोरिया में भी आता है और इसमें भी आता है, मेनोपॉजल में भी आता है। एब्डोमिनल पेन, कुछ भी ना समझ में आए, कोई भी बीमारी आ रही है तो उसमें आप एब्डोमिनल पेन लिख ही देना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं कटेगा। तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, हॉट फ्लशेस, एब्डोमिनल पेन, एक्ने कभी कभी आते हैं, क्यों, बेसिकली प्राइमरी एमिनोरिया में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है कि 15, 16, 17 ईयर की हो गई अभी तक नहीं आ रहा उसमें, तो उसमें पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कॉज भी पढ़ा प्राइमरी एमिनोरिया में, पिट्यूटरी का डिसऑर्डर हो जाना, हाइपोथैलेमस का डिसऑर्डर हो जाना। ये क्या होते हैं, हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, और हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक्ने होता है। एक सेकेंड, अभी लेक्चर ले रहा हूँ, लगाता हूँ मैं थोड़ी देर से। गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया का मतलब होता है एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट इन अ पर्सन हु इज नॉट प्रेग्नेंट। मतलब जो वुमेन अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसमें भी एबनॉर्मली सिक्रीशन होने लग गया है मिल्क का, तो ये याद रखना। गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया का मतलब क्या होता है कि वुमेन जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में एबनॉर्मल मिल्क सिक्रीशन होने लग गया। हिरसुटिज्म मतलब होता है एक्सेसिव ग्रोथ होना डार्क हेयर का वुमेन में, जैसे मेल में होता है। मेल में कैसे ये मूछ आ गई यहाँ पास, तो ये चीज़ें तो फीमेल में नहीं रहती, लेकिन फीमेल में भी अगर ये सब हो रही हैं तो ये भी हमारा क्लिनिकल फीचर होता है। तो गैलेक्टोरिया और हिरसुटिज्म ये याद रखना है अपने को। और क्या पढ़े, एक्ने पढ़े, हॉट फ्लशेस पढ़े, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो ये था क्लिनिकल फीचर। इन्वेस्टिगेशन हम किससे करेंगे, तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें FSH LH का लेवल देखेंगे, एस्ट्रोजन का लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब चेक करेंगे। पेल्विक USG करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी, हिस्टेरोस्कोपी करेंगे, मतलब ओवरऑल हमको यूटेराइन कैविटी चेक करनी पड़ेगी। और मेनली क्या इन्वेस्टिगेशन हम क्यों कर रहे हैं, ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन बेसिकली क्यों कर रहे हैं हम लोग, कि रूल आउट कर पाए प्रेगनेंसी को। और रूल आउट प्रेगनेंसी के लिए सॉरी ये है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, बीटा SCG। बीटा SCG क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये क्या हो रहता है, हार्मोन हमारा प्रेग्नेंट वुमेन में एक हफ्ते के बाद बहुत ही पीक लेवल, मतलब 8 to 10 डेज में ये हमें इसका लेवल बहुत ही हाई दिखता है जब हम प्रेग्नेंट लेडी का यूरिन टेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या पढ़े, रूल आउट करने के लिए प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी किसका कॉज था, सेकेंडरी एमिनोरिया का कॉज था प्रेगनेंसी, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, बीटा SCG का लेवल हमें शो हो जाएगा। फिर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में FSH LH TSH स्ट्रेडियोल। और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम पेल्विक USG अल्ट्रासोनोग्राफी से हम चेक कर सकते हैं इमेज के थ्रू कि कोई कॉन्जेनाइटल एनोमेली तो नहीं है या ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम तो नहीं है। और हिस्ट्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी में एक इंस्ट्रूमेंट होता है कैमरा, वो अपन वेजाइनल कैनाल के थ्रू सर्विक्स के थ्रू पास करके यूट्राइन कैविटी में हम लोग इमेजेस के थ्रू हम देख लेते हैं, तो उसको हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, कॉजेज ऑफ एनीमिया पढ़ा पहले, जिसमें FIB HHAP ये हमने ट्रिक से याद किए चीज़ें। FIB बेसिकली किसके लिए था, न्यूट्रिशनल एनीमिया का ये था, आयरन डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी। फिर हमने एमिनोरिया पढ़ा, एमिनोरिया में प्राइमरी में 13 और 15 ईयर्स की एज का हमने याद रखा। उसके बाद रेगुलर साइकिल में 3 मंथ और इरेगुलर साइकिल में 6 मंथ, ये किस में था, सेकेंडरी एमिनोरिया में था। फिर दोनों के हमने कॉजेस पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी के। सेकेंडरी में 2 कॉज थे, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में क्या था, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज था। तो प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए हमने क्या किया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया। फिर उसके बाद ब्लड इन्वेस्टिगेशन हमने किया और
बाकी इन्वेस्टिगेशन पेल्विक का अल्ट्रासोनोग्राफी और हिस्ट्रोस्कोपी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एमिनोरिया। अब बात करते हैं डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी की। तो डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, सबको पता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 0 वीक से 12 वीक तक, सेकेंड ट्राइमेस्टर 12 से 28 वीक्स तक, और द थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक्स के बाद से कब तक, जब तक बेबी डिलीवरी ना हो जाए। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेसिकली हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे? सब्जेक्टिव सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। सब्जेक्टिव सिम्टम्स का मतलब होता है कि जो हमें शो हो रहे हैं, ठीक है, वहां जो फीमेल आई क्लिनिकली तो हमको जो समझ में आ रहा है उसको देख के, या वो खुद जो बता रही है बीमारी कि मेरे को ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो वो सिम्टम्स हो गए सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं? जो डॉक्टर चेक करता है, चाहे तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू चेक करे, यूरिन टेस्ट कराए, या जो भी चीजें करे, ये डॉक्टर जो चेक करता है क्लिनिकली वो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होगा। और सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो पेशेंट आके बता रहा है हमें। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमिनोरिया, जो फीमेल आएगी प्रेग्नेंट लेडी, वो क्या करेगी? कंप्लेन कि ब्लीडिंग नहीं आ रही है। ठीक है। मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस को हम अभी पढ़े भी होंगे या पढ़ेंगे, इमेसिस ग्रेविडेरम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है और ये हम अभी पढ़ेंगे भी इसी वीडियो में। तो क्या है सब्जेक्टिव सिम्टम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा, एमिनोरिया। मॉर्निंग सिकनेस रहेगा, मॉर्निंग सिकनेस मतलब वॉमिटिंग, नोजिया होना। इरिटेटेबिलिटी ऑफ द ब्लैडर मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन ज़्यादा हो जाएगा। सेलिवेशन चेंजेस रहेगा, सेलिवेशन और चेंजेस रहेगा उसके डिस्पोजिशन में। तो अपने को क्या याद रखना है सब्जेक्टिव सिम्टम में? पहले एमिनोरिया, ब्लीडिंग नहीं आएगी, मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा। फिर उसके बाद क्या याद रखना है? इरिटेटेबिलिटी ऑफ ब्लैडर मतलब मिक्सचुरेशन ज़्यादा होगा फीमेल को। फिर उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस, तो ये 3 चीज़ें याद रखना। और सलाइवा चेंजेस, ये याद रखना है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे? तो उसके ब्रीस्ट में चेंजेस आएगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना जिसको हम चैडविक साइन भी कहते हैं। ये हमें कब देखने को मिलता है? तो 4th to 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हमें ये देखने को मिलता है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स हमने पढ़ा? चैडविक साइन, चैडविक साइन को क्या कहते हैं? ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना कहते हैं। उसके ब्रीस्ट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो यूटेराइन चेंजेस देखने को मिलेंगे। यूटेराइन चेंजेस क्या? अगर मान लो 6th वीक का गेस्टेशन पीरियड होगा तो हेंस एग की तरह दिखेगा। अगर 8 वीक का होगा हमारा गेस्टेशन एज तो क्रिकेट बॉल की तरह यूट्रस दिखेगा। और 12th वीक का होगा तो ग्लोब्यूलर दिखेगा। तो ये याद रखना, HCG करके याद रख लेना। हेंस एग, HC फॉर क्रिकेट बॉल और G फॉर ग्लोब्यूलर। तो हमने क्या देखा? चेंजेस इन दी ब्रीस्ट, ब्लूइश डिस्कलरेशन को हम चैडविक साइन कहते हैं। और यूटेराइन चेंजेस क्या दिखेंगे? 8, 10, 12 वीक में HCG दिखेगा, हेंस एग, क्रिकेट बॉल और ग्लोब्यूलर। गोडेल साइन क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स कहते हैं। ये कब दिखता है? 6th वीक में दिखता है। अगर आपको याद ना हो पाए वीक्स तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रख लेना। ऑब्जेक्टिव साइन में हमें क्या दिखेगा? तो हमें गोडेल साइन देखने को मिलेगा, चैडविक साइन देखने को मिलेगा। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन, गोडेल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। और यूटेराइन चेंजेस देखने को मिलेगा, HCG से याद रखना, हेंस एग, क्रिकेट बॉल, ग्लोब्यूलर। और चेंजेस इन दी ब्रीस्ट देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? तो हैगर साइन देखने को मिलेगा। हैगर साइन का मतलब क्या होता है? तो आइए पढ़ लेते हैं। द सर्विक्स एंड बल्की यूट्रस फील सेपरेटेड एंड द सर्विक्स इज कंपैरेटिवली फर्म। मतलब सर्विक्स और जो बल्की यूट्रस है जिसमें इम्प्लांट हुआ है हमारा, ठीक है, बेबी, तो वो बल्की यूट्रस और सर्विक्स हमें फील्स होगा सेपरेट, अलग अलग है दोनों। और सर्विक्स थोड़ा सा हार्ड रहेगा कंपेरेटिवली किसकी? यूट्रस के। तो क्या क्या पढ़ा ऑब्जेक्टिव साइन में? चैडविक साइन, गोडेल साइन सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स दैट इज 6th वीक। चैडविक साइन ब्लूइश डिस्कलरेशन होना सर्विक्स का, वो कब माना जाता है? 4th से 8 वीक। ब्रीस्ट चेंजेस और यूटेराइन चेंजेस कब कब? 6th वीक, 8th वीक और 12th वीक। HCG, हेंस एग, क्रिकेट बॉल, ग्लोब्यूलर। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, ग्रेविडा टेस्ट करेंगे। ग्रेविडा टेस्ट में क्या? लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेक्निक, LAI जिसे कहते हैं। क्या क्या कराएंगे? इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे और क्या कराएंगे? ग्रेविडा टेस्ट। ग्रेविडा टेस्ट में क्या? लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेक्निक, LAI। अगर मान लो
ग्लूटिनेशन नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ ए ग्लूटिनेशन रहा तो मतलब प्रेगनेंसी प्रेजेंट है। ग्रेविडा टेस्ट में क्या कराएंगे, लेटेक्स ए ग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेक्निक, अगर ये एब्सेंट आया तो मतलब प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम चेक कर लेंगे फीटल नोड, ठीक है। और फीटल कार्डियक पल्सेशन कब दिखता है, 8th वीक में दिखता है। तो हम क्या क्या करेंगे, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करेंगे, ग्रेविडा टेस्ट करेंगे, लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेक्निक के द्वारा, LAI के द्वारा, एब्सेंस ऑफ एग्लूटिनेशन पॉजिटिव साइन फॉर प्रेगनेंसी। फिर हमने क्या किया, अल्ट्रासोनोग्राफी किया, उसमें हमने फीटल नोड और फीटल कार्डियक एक्टिविटी देखी। कार्डियक एक्टिविटी फीटल की कब दिखती है, तो 8th वीक में दिखती है। तो डायग्नोसिस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो हो गया। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं तो सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते होता क्या है, कई सारे जो सिम्टम्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिख रहे थे, सब्जेक्टिव सिम्टम, वो गायब हो जाएंगे। तो क्या क्या गायब होगा, तो मेनली हमारा पढ़ लेते हैं, सिम्टम्स दैट प्रेजेंट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ग्रेजुअली डिसअपीयर। तो मॉर्निंग सिकनेस, सेलिवेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन या इरिटेटेबिलिटी ऑफ ब्लैडर, हम ये भी कह सकते हैं। तो ये क्या होंगे, ये सब गायब हो जाएंगे। तो हमें दिखेगा क्या, तो हमें दिखेगा क्विकनिंग। क्विकनिंग याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्विकनिंग, मतलब फर्स्ट रिकॉग्निशन ऑफ फीटस मूवमेंट बाय द मदर। पहली बार जब फीटस मूव करता है, जैसे नहीं बोलते कि फीमेल बोलती प्रेग्नेंट लेडी की लात मार रहा है बच्चा, तो पहला मूवमेंट रहता है। तो वो जो फर्स्ट मूवमेंट करता है ना फीटस, यूट्रस के अंदर जो फीटस, उसी को हम क्विकनिंग कहते हैं। क्विकनिंग बेसिकली कब माना जाता है, क्विकनिंग माना जाता है कि जब 16वें वीक का एंड रहता है, एट द एंड ऑफ द 16th वीक, तब हमारा फीटल का एक्टिव मूवमेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्विकनिंग कहते हैं। तो ये था सब्जेक्टिव सिम्टम। सब्जेक्टिव सिम्टम्स में हमने क्या पढ़ा सेकंड ट्राइमेस्टर में, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमने देखा था, इरिटेटेबिलिटी ऑफ द ब्लैडर, मॉर्निंग सिकनेस और सेलिवेशन, ये क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। सेकंड ट्राइमेस्टर में सब्जेक्टिव सिम्टम में हमें क्विकनिंग शो हुआ। क्विकनिंग शो मतलब फर्स्ट टाइम जब मदर रिकॉग्नाइज करती है कि फीटल का मूवमेंट हो रहा है, तो उसको क्विकनिंग कहते हैं। और ये कब होता है, एट द एंड ऑफ 16th वीक। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब माना जाता है हमारा, 13 से 28 वीक। और हमें कब शो हो रहा है, 16th वीक में हमें, मतलब 16 वीक के लास्ट में हमें एक्टिव फीटल मूवमेंट शो होता है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव साइन की, मतलब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, उसमें हमें क्या देखने को मिल रहा था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, चेंजेस इन दी ब्रेस्ट देखने को मिल रहा था, यूटेराइन चेंजेस देखने को मिल रहा था। तो इसको ही पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होगा, चेंजेस इन द स्किन कलर या स्किन में चेंजेस आना, चेंजेस इन द शेप एंड साइज ऑफ द यूट्रस। ही तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर आप सब में लिख सकते हैं कि चेंजेस यूट्रस में तो हो गए, क्योंकि वो और बड़ा होते जाएगा, क्योंकि फीटल पोल, फीटल नोड है वो अप करते जाता है, पेल्विक ब्रिम से वो ऊपर आते आते स्टर्नम लेवल तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको ब्रैक्सटन हैक साइन कहते हैं, हिक साइन कहते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने पढ़ा था चैडविक साइन और गोडेल साइन पढ़ा था, और एक और साइन कौन सा था, अगर याद हो तो आप वैसे बताओगे कहाँ मेरे को, कौन सा सुनाई देने वाला है। एक हमने पढ़ा था हैगर साइन। तो हमने 2 साइन पढ़े, 3 साइन पढ़े थे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, चैडविक, गोडेल और हैगर साइन पढ़ा था। और हमने सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या पढ़ा अभी साइन में, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में या ऑब्जेक्टिव साइन में, तो हमने पढ़ा ब्रैक्सटन हिक साइन। ब्रैक्सटन हिक साइन मतलब होता है इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब अचानक से यूट्रस जो रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्सटन हिक साइन। तो ये कहाँ देखने को मिलता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स हमें क्या शो हो रहे हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, क्विकनिंग। क्विकनिंग मतलब होता है फीटल का मूवमेंट होना। और इसी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, तो ब्रैक्सटन हिक साइन देखने को मिलता है। एक्टिव फीटल मूवमेंट देखने को मिलता है, वो तो हो ही चुका हमारा, एक्टिव फीटल मूवमेंट आफ्टर 16th वीक, जिसको हम क्या क्विकनिंग कह रहे थे। याद रखना कि फीटल हार्ट साउंड सुनाई देता है, कब सुनाई देता है, 17th to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। किसके द्वारा सुनते हैं, तो पिनार्ड फीटोस्कोप के द्वारा सुनते हैं। अपन ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पढ़ा था इन्वेस्टिगेशन में यूएसजी में हमने कार्डियक पल्सेशन हमने 8th वीक के एंड में सुना था। यहाँ पास हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स। तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स में हमने क्या देखा कि फीटल हार्ट साउंड कब आ रहा है, 17 से 20 वीक्स में आ रहा है। पिनार्ड फीटोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट साउंड को सुना जाता है, एस्कल्टेट किया जाता है।
इन्वेस्टिगेशन में क्या है, फीटल एनोमली कैन बी डिटेक्टेड बाय द यूएसजी लेवल सेकेंड। लेवल सेकेंड क्यों बोला गया, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर का है, और अल्ट्रासोनोग्राफी लेवल सेकेंड, सेकेंड मीन सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब ये कब कराया जाता है, तो 18 से 20 वीक में कराया जाता है, तो सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। क्विकनिंग एट द एंड ऑफ 16 वीक, मतलब 17 वीक की स्टार्टिंग से हमको क्विकनिंग दिखाई देगी। ब्रेस्टन हिक्स साइन हमको कब दिख रही थी, तो ब्रेस्टन हिक्स साइन हमको दिख रही थी, अच्छा लिखा नहीं है इसमें। एक्टिव फीटल मूवमेंट हमें कब दिख रहा था, वही क्विकनिंग हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फीटल हार्ट साउंड कब सुनाई देने लगा, तो 17 से 20 वीक में सुनाई देने लगा। तो 16 17 ये को रिलेटेड है आपस में, है ना। फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन किया, यूएसजी लेवल सेकेंड, वो कब किया, 18 से 20 में किया। तो याद रखना 17 वीक में हमें क्विकनिंग भी दिख रही है, कहने को किताब में लिखा है एट द एंड ऑफ 16 वीक, तो एट द एंड ऑफ 16 वीक ही याद रखना अपने को। लेकिन 16 वीक के खत्म होते 17 वीक लगता है, तो 17 वीक में हमको क्या दिखा, फीटल हार्ट साउंड दिखा पिनार्ड फीटोस्कोप के द्वारा। फिर हमने क्या देखा, 18 से 20 वीक में हमने इन्वेस्टिगेशन की यूएसजी लेवल सेकेंड, उसके द्वारा हमने देखा कि फीटल में कोई एनोमेली तो नहीं है। तो ये था सेकेंड ट्राइमेस्टर की चीजें। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, इनलार्जमेंट ऑफ एब्डोमेन, लाइटनिंग ऑल्सो टेक प्लेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। एब्डोमेन का इनलार्जमेंट दिखेगा, साइज और शेप, तो यूट्रस का चेंजेस हमने सेकंड तक देखा। थर्ड में क्या होगा, एब्डोमेन तक पहुंच जाएगा ना यूट्रस, तो इनलार्जमेंट होगा एब्डोमेन का। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन सेकंड में जो गायब हो गया था वो थर्ड में वापस आ गया है। और लाइटनिंग ऑल्सो टेक प्लेस, मतलब जब सर्विक्स डायलेट करती है लास्ट ऑफ द वीक्स, तो होता क्या है कि जो स्टर्नम के लेवल तक पहुंचा रहता है वो थोड़ा नीचे आ जाता है, उसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि फीटस अब डिसेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि सर्विक्स अब डायलेशन चालू होने लगे, तो ये लेबर प्रोसेस के दौरान लाइटनिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस। ओके, अब बात करते हैं साइन हमें क्या क्या दिखेगा, तो यूटेराइन शेप बिकम मोर ग्लोब्यूलर। ब्रेस्टन हिक्स साइन इसमें ज्यादा इविडेंट रहेगा, जो कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंटरमिटेंट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, इसमें मोर इजिली देखने को मिलेगा। फीटल मूवमेंट को हम इजिली हाथों से पालपेप कर सकते हैं। और एस्कल्टेशन रिवील्स अ रेगुलर फीटल हार्ट रिदम। एस्कल्टेशन हम पिनार्ड फीटोस्कोप से सेकेंड ट्राइमेस्टर में कर रहे थे, कब कर रहे थे, 17 से 20 वीक में कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन यूएसजी लेवल सेकेंड हम कब कर रहे थे, 18 से 20 वीक में कर रहे थे। क्विकनिंग कब दिख रही थी, एट द एंड ऑफ 16 वीक दिख रही थी। तो सब एक दूसरे से को रिलेटेड चीजें हैं, उतना हार्ड नहीं है, बस याद करना या याद रखना इसमें मुश्किल रहती है। तो एक बार आप थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको सारी चीजें याद रहेंगी अपने आप। इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या करेंगे, तो इसमें डोपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे टू इवेल्युएट अम्बिलिकल आर्टरी एंड अदर फीटल आर्टरी। मतलब डोपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे जिससे हम इवेल्युएट कर पाए अम्बिलिकल आर्टरी को और फीटल के आर्टरीज को। और ये कब करना चाहिए, तो 18 से 34 वीक्स में हमें करना चाहिए। एक्सरे इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन, एक्सरे के द्वारा हम क्या करते हैं, फीटस की जो बोनी स्ट्रक्चर रहते हैं उसको हम देखते हैं। तो कब करते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो। ब्रीच प्रेजेंटेशन मतलब बेबी का हेड अपवर्ड हो, मतलब उसके फिट आ रहे हो नीचे, जिससे हम पता कर सकते हैं कितने एक्सटेंट तक का ब्रीच है, जिससे जब लेबर प्रोसेस के दौरान मैनेजमेंट करना हो तो सारी चीजें हम उपलब्ध रखें। ब्रीच प्रेजेंटेशन में कभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ब्रीच प्रेजेंटेशन में हमेशा सर्जिकल दैट इज सिजेरियन सेक्शन की मदद हमें लेनी पड़ती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने देखा कॉजेज ऑफ एनीमिया, जिसके हमने टाइप्स देखे, मतलब टाइप्स बोल रहा हूँ, ट्रिक याद की, IFB, HHAP। IFB किसके लिए था, न्यूट्रिशनल एनीमिया में था। फिर उसके बाद कॉजेज ऑफ एनीमिया के बाद एमिनोरिया पढ़ा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 13 और 15 ईयर एज, और इसमें 3 कंजिक्यूटिव मंथ और 6 मंथ, 6 कंजिक्यूटिव मंथ रेगुलर साइकिल में, इरेगुलर साइकिल में। फिर उसके बाद सेकेंडरी डिस्मिनोरिया के कॉजेज, तो फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल। फिर उसके बाद प्राइमरी डिस्मिनोरियम तो मुलेरियन एजेंसीज, पिट्यूटरी डिसऑर्डर, हाइपोथैलेमस डिसऑर्डर। उसके बाद फिर क्लिनिकल फीचर पढ़ा हमने। गैलेक्टोरिया मतलब प्रेग्नेंट लेडी नहीं है फिर भी उसमें मिल्क सिक्रीशन हो रहा है एबनॉर्मली। और हिरसुटिज्म
मतलब मेल की तरह हेयर उसमें ग्रो करना, अंडर द लिप्स मतलब बिलो द नोज, लिप्स में होने हेयर, जहाँ जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ हेयर आना, मेल की तरह, मेल पैटर्न की तरह। फिर इन्वेस्टिगेशन हमने किया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर तक, मतलब फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने यूटेरस के चेंजेस देखे शेप में या साइज में। थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने एब्डोमेन के चेंजेस देखे। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो रहा था, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जितने भी सिम्टम्स दिख रहे थे सब्जेक्टिव वो डिसअपियर हो गए। तो हमें क्या दिखे, क्विकनिंग दिखी हमें वहाँ पास, ठीक है, ब्रेस्ट एंड हिक साइन दिखा हमें। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने एब्डोमेन के चेंजेस देखे। और क्या थर्ड ट्राइमेस्टर में देखा, मिक्चुरेशन भी चालू हो गया, मतलब इरिटेटेबिलिटी ऑफ द ब्लैडर भी आ गया, लाइटनिंग, और यूट्रस का शेप और ग्लोबुलर हो गया। ब्रेस्ट एंड हिक साइन सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो इंटरमिटेंट था वो हमको और मोर एविडेंट हो गया। फीटल हार्ट साउंड हमने इसमें एसेस कर सकते हैं और मूवमेंट भी एसेस कर सकते हैं इजिली। इसमें हम क्या कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, तो हम इसमें कर रहे हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में डोपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा, जिससे हम फीटल आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी को एसेस कर पा रहे हैं, इवेल्युएट कर पा रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमने क्या किया था, इम्यूनोलॉजिकल हमने टेस्ट किया था, और क्या किया था, लेटेक्स एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेक्निक, LAI टेक्निक, ग्रेविडा टेस्ट हमने किया था। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमने कौन सा टेस्ट किया था, तो USG लेवल सेकेंड किया था। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डोपलर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और एक्सरे भी कर रहे हैं। एक्सरे कब कर रहे हैं हम लोग, अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन हो तब हम कर रहे हैं एक्सरे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा चीजें। अब हम जानते हैं अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है बेसिकली, मेंस्ट्रुएशन इज मंथली, महीने महीने में आता है। कौन सा चीज आता है, यूटेराइन ब्लीडिंग आता है। तो मेंस्ट्रुएशन इज मंथली यूटेराइन ब्लीडिंग फॉर 4 to 5 days, 4 to 5 days दैट इज मेंस्ट्रुएशन पीरियड की बात हो रही है। इन 28 days ऑफ साइकिल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन फ्रॉम मिनार्की टू मीनोपॉज। मिनार्की मतलब फर्स्ट टाइम ब्लीडिंग, मीनोपॉज मतलब होता है सीसेशन ऑफ ब्लीडिंग। तो हमने क्या पढ़ा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है ये मंथली होता है, जिसमें यूटेराइन ब्लीडिंग जो रहता है ये 4 to 5 days तक चलता है इन अ 28 days ऑफ साइकिल। 28 days बेसिकली आइडियल माना जाता है टाइम पीरियड। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुएशन मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो मंथली होती है। यूटेराइन ब्लीडिंग जो रहती है वो 4 to 5 days चलती है 28 days ऑफ साइकिल में। और ये कब तक चलती है साइकिल, रिप्रोडक्टिव लाइफ तक। रिप्रोडक्टिव लाइफ मतलब 12 ईयर से लेके, मतलब मिनार्की से लेके मीनोपॉज तक को हम रिप्रोडक्टिव लाइफ कहते हैं वुमेन की। तो इस एज ड्यूरेशन के बीच जो मंथली साइकिल चलती है मेंस्ट्रुएशन की, उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो एक बार और पढ़ देता हूं, मेंस्ट्रुएशन इज मंथली यूटेराइन ब्लीडिंग फॉर 4 to 5 days in 28 days of cycle during reproductive life of a woman from menarche to menopause। अब दूसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं, अगर यहां नहीं समझ में आया तो एक और बार क्लियर हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑकरिंग इन फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, मतलब HPO एक्सिस, प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो ऑकर होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज में। और कौन रेगुलेट करता है, तो हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवेरी। तो ये HPO एक्सिस जो है ये रेगुलेट करती है साइकिल को। क्या रेगुलेट करती है, प्रिपेयर करती है यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन ना कह के प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। वुमेन्स, ये तो एक्स्ट्रा लाइन लिखा है कि वुमेन्स गेट 13 मेंसेस इन ईयर और अराउंड 400 मेंसेस इन हर रिप्रोडक्टिव लाइफ। ये याद रहे तो ठीक, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं साइकिल्स की। अरे सॉरी, अब बात करते हैं साइकिल की। तो ओवेरियन साइकिल, 3 तरह की साइकिल होती है, ओवेरियन साइकिल, यूटेराइन साइकिल। तो पहले हम ओवेरियन साइकिल पढ़ेंगे। ओवेरियन साइकिल मतलब क्या होता है, ओवेरियन फॉलिकल आर ग्रोन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन 3 स्टेप। मतलब
जो ओवेरियन साइकिल है, मतलब ओवेरियन फॉलिकल है, वो ग्रो जो करती है वो 3 स्टेप में करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मतलब 1 महीने का जो टाइम पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें जो ओवेरियन फॉलिकल है वह 3 स्टेप्स में ग्रो करती है। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, जिसमें होता क्या है कि जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल रहता है वो एफएसएच के कारण क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल में बनता है, जिसको हम ओवेरियन फॉलिकल या मैच्योर कहते हैं। तो क्या हुआ, प्रीमोर्डियल जो फॉलिकल है वो एफएसएच के इंड्यूस में क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल बना। यहां समझाना, ये है हाइपोथैलेमस, इससे क्या निकलता है जीएनआरएच। जीएनआरएच किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी किसको करता है, एफएसएच-एलएच को निकालता है, ठीक है। फिर एफएसएच-एलएच क्या करता है, ओवरी को करता है, जिससे क्या होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। तो हो क्या रहा है यहाँ पास कि एफएसएच मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है, ये जैसे मान लो फॉलिकल है, तो ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कि ये मैच्योर होते जाएं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है ओवेरियन साइकिल में, जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है या प्राइमरी फॉलिकल है वो क्या बना, ग्राफियन फॉलिकल बना। किसके कारण, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इंड्यूस के कारण। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो ये मैच्योर ओवेरियन ग्राफियन फॉलिकल है ये सिक्रीट करेगा स्ट्रेडियोल। स्ट्रेडियोल मतलब एस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा ये फॉलिकल जब ग्रो हो जाएगा। और ग्रो किसके कारण हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण वो प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बना। फिर वो ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर हो जाएगा तो एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, ओव्यूलेशन ऑकर्स इन 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसे हमने आइडियल क्या पढ़ा, 28 डेज की साइकिल, तो मिड ऑफ द साइकिल में क्या हुआ, ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस किया। ओव्यूलेशन कब होता है, जब एलएच सर्ज कहलाता है। तो ओव्यूलेशन ऑकर ड्यू टू एलएच सर्ज। अब होता क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से। मतलब क्या हुआ, 14 डेज तक क्या हुआ, 14 डेज से पहले तक क्या हुआ, जो प्राइमरी फॉलिकल था वह ग्राफियन फॉलिकल मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक बना। और प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल तक किस तरह बना, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज एफएसएच के कारण वो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल तक बना। फिर जब मैच्योर हो गया जो फॉलिकल है हमारा, वो एस्ट्रोजन को रिलीज किया। एस्ट्रोजन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिससे हॉर्मोन्स हमारे एलएच और एफएसएच सर्ज हो जाता है ब्लड में 12th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से। अब एलएच सर्ज के कारण क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, जो बचा हुआ फॉलिकल रहता है वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को निकालता है। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, 14 डेज में क्या हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मिड ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बना, किससे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली क्या रहता है, ये 19 से लेके 26 दिन तक रहता है, फिर ये डिजनरेट कर जाता है, जिसके कारण क्या रहता है कि ये डिजनरेट करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन निकाल रहा है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जो थिकनेस होती है इंडोमेट्रियम की वो मेंटेन करके रखता है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम क्या हुआ, 90 से 26 डेज तक रहा, उसके बाद वो डिजनरेट करना चालू किया। डिजनरेट करने से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही घटेगा तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम की शेडिंग होने लगेगी यूट्रस में, और इंडोमेट्रियम की जैसे ही शेडिंग होगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो ओवेरियन साइकिल हमने क्या समझा, प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल बना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। फिर उसके बाद जब वो ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया तो एस्ट्रोजन या स्ट्रेडियोल हार्मोन को रिलीज किया। ये स्ट्रेडियोल हार्मोन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिससे एलएच और एफएसएच का सर्ज हुआ 12th डे ऑफ द साइकिल में। और जब मैटरनल ब्लड स्ट्रीम में आए एलएच हार्मोन तो 14 डे या फिर मिड साइकिल में क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हुआ, 19 to 26 डेज तक रहता है, उसके बाद वह डिजनरेट करना चालू करता है। कॉर्पस ल्यूटियम बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन को ज्यादा निकालता है, जिससे क्या रहता है, जो इंडोमेट्रियल थिकनेस रहती है यूट्रस की वो मेंटेन रहती है। और फिर जैसे ही डिजनरेट करेगा कॉर्पस ल्यूटियम तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी घटेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे ही घटेगा तो उससे क्या होगा, इंडोमेट्रियल शेडिंग चालू होगी, जो कि रिफर करेगा ब्लीडिंग प्रोसेस को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं यूटेराइन साइकिल। तो हमने ओवेरियन साइकिल पढ़ ली, अब यूटेराइन साइकिल। तो यूटेराइन साइकिल में क्या क्या फेजेस होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। प्रोलिफरेटिव फेज
को हटाओ, पहले अपन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पढ़ते हैं। तो 4 to 5 डेज की मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, कॉर्पस ल्यूटियम शेड किया, इंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो शेड करना चालू हुई, जिसके कारण क्या वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ये कब होता है? 4 to 5 डेज में होता है। अब प्रोलिफरेटिव फेज ये 7 to 10 डेज का होता है। तो मतलब ब्लीडिंग के बाद की जो टाइम पीरियड रहती है ओव्यूलेशन के पहले, मिड ऑफ द साइकिल के पहले, वो कौन सी साइकिल हो गई? प्रोलिफरेटिव फेज। इसमें क्या होगा? जो फॉलिकल है वो ग्रो करेगा, किसके कारण? एफएसएच के कारण ग्रो करेगा। तो पढ़ लेते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज 7 to 10 डेज का होता है, जिसमें स्ट्रेडियोल फ्रॉम ओवेरियन फॉलिकल कॉज प्रोलिफरेटिव चेंजेस इन इंडोमेट्रियम। हम क्या पढ़ रहे हैं? यूटेराइन साइकिल पढ़ रहे हैं। ओवेरियन साइकिल में हमने पढ़ लिया कि फॉलिकल्स कैसे कैसे बनते हैं। तो प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होगा? जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था उससे जो एस्ट्रोजन निकलेगा वो क्या करेगा? इंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेटिव चेंजेस लाएगा। ठीक है। सेक्रेटरी फेज में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकल रहा था वो चेंजेस लाएगा इंडोमेट्रियम में। ठीक है। कौन सा चेंजेस लाएगा? सेक्रेटरी चेंजेस लाएगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? सेक्रेटरी फेज कहेंगे। तो याद रखते जाना, ओवेरियन साइकिल में हमने ओवेरियन फॉलिकल के बारे में पढ़ा कि वो कब कब ग्रो हो रहा है, कैसे कैसे ग्रो हो रहा है, फिर कैसे ओव्यूलेशन के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। पूरा हमने ओवेरियन फॉलिकल के बारे में बात किया। यूटेराइन साइकिल में हमें इंडोमेट्रियम के बारे में बात करना है। तो जो ओवेरियन जो फॉलिकल है उससे एस्ट्रोजन निकला या स्ट्रेडियोल निकला, ये क्या किया? प्रोलिफरेटिव चेंजेस लाया हमारा इंडोमेट्रियम में, जिसको हमने प्रोलिफरेटिव फेज कह दिया। सेक्रेटरी फेज कौन ला रहा है? कॉर्पस ल्यूटियम ला रहा है। मतलब ओव्यूलेशन के बाद का जो साइकिल रहता है वो सेक्रेटरी फेज कहलाता है। उसमें जो प्रोजेस्टेरॉन रहता है कॉर्पस ल्यूटियम से जो निकलता है वो सेक्रेटरी चेंजेस लाता है इंडोमेट्रियम में। और द लास्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरता है, जिसके कारण क्या होता है? इंडोमेट्रियल की शेडिंग होती है, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो समझ में आया होगा प्रोलिफरेटिव चेंजेस कौन करा रहा है? तो जो ग्राफियन फॉलिकल से स्ट्रेडियोल हार्मोन निकल रहा था वो प्रोलिफरेटिव चेंजेस करा रहा था इंडोमेट्रियम में। सेक्रेटरी फेजेस कौन करा रहा है? तो जो प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से निकला था वो सेक्रेटरी चेंजेस कर रहा है इंडोमेट्रियम में। फिर वही जब कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट कर गया तो इंडोमेट्रियल शेडिंग होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटने लगा, तो जिसके कारण क्या हो? ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। अब पढ़ लेते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑकर्स ड्यू टू शेडिंग ऑफ द इंडोमेट्रियल लाइन कॉज्ड बाय विड्रॉवल ऑफ स्ट्रेडियोल एंड प्रोजेस्टेरॉन। मतलब कॉर्पस जो ल्यूटियम रहता है, कॉर्पस ल्यूटियम मैक्सिमम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन निकालता है और एस्ट्रोजन भी निकालता है, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में निकालता है। तो मेनली जो कॉज रहता है इंडोमेट्रियल शेडिंग का वो प्रोजेस्टेरॉन के कारण होता है। बट जो लिखा है वो हमें याद रहना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किसके कारण होती है? विड्रॉवल हो जाना स्ट्रेडियोल और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। और कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो एक्टिविटीज ऑफ द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी, ओवरी, एचपीओ एक्सिस, जिसके कारण क्या होता है? चेंजेस आते हैं ओवरी में, यूट्रस में, सर्विक्स में और बेसल बॉडी टेम्परेचर में। अपने को बस ये याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें फेजेस कौन कौन से। तो ओवेरियन साइकिल पहले लिख देना कि 3 स्टेप में ओवेरियन फॉलिकल कैसे कैसे बनते हैं, फिर कैसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। फिर यूटेराइन साइकिल याद रखना, यूटेराइन साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये किस किस कारण से होते थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गन कौन कौन से इन्वॉल्व है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। तो ऑर्गन बेसिकली क्या रहेगा? यूट्रस रहेगा और ओवरी रहेगा और साथ ही साथ सर्विक्स भी रहेगा यूट्रस के साथ। और क्या रहेगा? बेसल बॉडी टेम्परेचर। ओव्यूलेशन के टाइम में बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाती है फीमेल की ओव्यूलेशन के में 1 to 2 डिग्री। और ये किसके कारण हो रहे हैं? तो ये हॉर्मोन्स किसके? हाइपोथैलेमस के, एंटीरियर पिट्यूटरी और ओवरी के। हार्मोनल इफेक्ट हमें क्या क्या दिखेगा मेंस्ट्रुएशन में? तो हाइपोथैलेमस क्या निकालता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या करता है? कॉज करता है अनदर ग्लैंड को कि रिलीज करे डिफरेंट हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब हाइपोथैलेमस जीएनआरएच निकाला, जीएनआरएच क्या किया? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, जिससे अदर हार्मोन कौन कौन से? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से अदर हार्मोन एफएसएच, एलएच। ओवरऑल यही लाइन लिखी हुई है इसमें। फिर क्या होगा? तो एंटीरियर पिट्यूटरी 2 चीजें निकालता है। पहला क्या? एफएसएच, एलएच। एफएसएच क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जो कि हमने पढ़ ही लिया है। एलएच क्या करेगा? एलएच सर्ज होने से क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। ठीक है।
और क्या होगा, LH क्या करेगा, ओव्यूलेशन के बाद स्टिमुलेट करेगा खाली एम्प्टी फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम बनाने के लिए। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन और स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन, जो कि हमने पढ़ लिया पहले। और क्या, FSH की बात करें तो FSH स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल सेल को कि क्या बनाए, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनाए, जिससे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन को निकालेगा। तो आपको शायद साइकिल भी, हार्मोनल लेवल भी समझ में आ गया कि हार्मोन कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। और ये पॉइंट जो लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखें कि हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट कर देता है GnRH को, जिससे क्या होता है FSH और LH नहीं बन पाते। मतलब हाइपोथैलेमस GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी FSH एंड LH। तो जब हाई लेवल अगर प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, किस में रहेगा, मैटरनल ब्लड में रहेगा, तो वो GnRH को इनहिबिट करेगा। GnRH अगर इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, आगे की प्रोसेस रुक जाएगी, मतलब FSH और LH भी नहीं निकलेगा। और हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन कॉज LH सर्ज, पढ़ ही रहे थे ना अपन कि प्राइमरी फॉलिकल से मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बना, तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि फॉलिकल तो क्या निकाल रही है, एस्ट्रोजन निकाल रही है। तो 14 डे में जो ओव्यूलेशन होता है, वो उस समय उससे पहले 12वें या 13 डे क्या रहता है, मैच्योर रहता है ग्राफियन फॉलिकल, तो वो ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन निकालता है, तो उसके कारण LH सर्ज हो जाता है, जिससे होता क्या है, ओव्यूलेशन होता है। फिर याद रखना है कि डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, साथ ही साथ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो कॉज क्या करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को करते हैं कि प्रोड्यूस करे मोर FSH और LH। हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहा था, GnRH को डिक्रीज कर रहा था, मतलब इनहिबिट कर रहा था। लेकिन लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, उसको और एक्टिवेट करे कि FSH और LH को निकालो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हार्मोनल चेंजेस या हार्मोनल कैसे इन्फ्लुएंस करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अब बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो एक बार थोड़ा दिमाग को शांत रखो और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सोचो कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो गया है, अब सब घूम रहा होगा दिमाग में। तो PDF से जो हमने पढ़ा वो तो अलग था, कॉजेज ऑफ एनीमिया हमने पढ़ा। फिर हमने क्या क्या पढ़ा कॉजेज ऑफ एनीमिया के बाद, उसके बाद हमने डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ी, और एक और बीच में कोई टॉपिक पढ़ा था हमने अभी। फिर हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा इसके पहले, इसमें क्या पढ़ा है इस स्लाइड में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा। मेंस्ट्रुअल साइकिल से ही पहले हमने क्या पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था हमने, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी हो गई थी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमने क्या पढ़ा कि जो मेंस्ट्रुएशन रहता है वो साइक्लिक रहता है, मंथली रहता है, जिसमें यूटेराइन ब्लीडिंग 4 to 5 डेज में आती है, आइडियली 28 डेज की साइकिल रहती है, और ये रिप्रोडक्टिव लाइफ तक चलती है, मतलब फ्रॉम मिनार्की टू मिनोपॉज तक चलती है। और फिर हमने ओवेरियन साइकिल देखा, यूटेराइन साइकिल देखा, हार्मोन किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर हाई लेवल प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो GnRH को इनहिबिट करेगा, FSH LH ऐसे हो जाएंगे, ये सब हमने पढ़ा। अब बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की। हाँ, हमने जो PDF में पढ़ा था एमिनोरिया पढ़ा था, एक और टॉपिक। अब बात करते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज क्या है, तो इट इज एन इन्फेक्शन ऑफ फीमेल अपर जेनाइटल ट्रैक्ट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना कि इन्फेक्शन कहाँ होगा, इन्फेक्शन अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में होगा, लोअर में तो नहीं ही होगा। इंक्लूडिंग यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, पेल्विक, पेरिटोनियम, है ना। तो अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या क्या आएगा, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, मतलब सर्विक्स और वेजाइना इंक्लूड नहीं रहेंगे। तो याद रखना पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इन्फेक्शन के कारण होती है। किसके कारण इन्फेक्शन, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस या निसेरिया गोनोरिया, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। कहाँ होता है, फीमेल के अपर जेनाइटल ट्रैक में होता है। अपर जेनाइटल ट्रैक में सभी चीजें लिख देना, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी, है ना। और जो नीचे के हैं जैसे सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। किसके कारण होता है, तो क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस या निसेरिया गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इज एन इन्फेक्शन ऑफ फीमेल अपर जेनाइटल ट्रैक्ट इंक्लूडिंग यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड पेल्विक पेरिटोनियम कॉज्ड बाय क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस एंड निसेरिया गोनोरिया। इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो लोअर एब्डोमिनल पेन, पहले ही बताया था, कुछ ना समझ में आए, कोई भी बीमारी आ गई, क्लिनिकल फीचर लिखना है तो हमें क्या लिख देना है, लोअर एब्डोमिनल पेन। डिस्पेयरियोनिया, इर्रेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग,
इरेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग अगर हो रही है मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, सेकेंडरी एमिनोरिया कब कहलाएगा? अपन ने प्राइमरी में पढ़ा था कि प्राइमरी में अगर रेगुलर, सॉरी अपन ने सेकेंडरी में ही पढ़ा था कि सेकेंडरी एमिनोरिया कब माना जाएगा? जब रेगुलर ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन सडनली उसके बाद 3 मंथ तक कंटिन्यूस ब्लीडिंग नहीं हुई, तो उसको हमने सेकेंडरी एमिनोरिया कहा। रेगुलर साइकिल कंसेक्यूटिव 3 मंथ ऑफ एमिनोरिया, फिर उसके बाद इरेगुलर साइकिल कंसेक्यूटिव 6th मंथ ऑफ एमिनोरिया को हमने सेकेंडरी एमिनोरिया कहा था। तो इरेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग, फीवर, मलेस, ये सब जो चीजें रहती हैं ये हमारी सिम्टम्स हैं। तो क्या क्या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में हमने सिम्टम पढ़ा? लोअर एब्डोमिनल पेन, इरेगुलर यूटेराइन ब्लीडिंग, डिस्पेयरियूनिया, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, फीवर हो जाना या मलेस की कंडीशन डेवलप हो जाना, और मेन चीज याद रखना कार्डिनल साइन क्या है इसका? सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, मतलब सर्विक्स को टच करोगे तो बहुत ही ज्यादा पेन होगा, ये इसका कार्डिनल साइन है। मींस जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे पर वेजाइनल या पर स्पेक्युलम तो आप एग्जामिनेशन के दौरान फीमेल को बहुत ही ज्यादा पेन होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस कहते हैं। पढ़ लेते हैं, पर वेजाइनल मूविंग सर्विक्स साइड टू साइड कॉज सीवियर पेन। पर वेजाइनल में क्या करते हैं? वेजाइना में 2 फिंगर डालते हैं और ऐसे ऐसे करके डायलेट करना चालू करते हैं। डायलेट बेसिकली क्यों करते हैं? इफेसमेंट चेक करने के लिए करते हैं। तो डायलेट करते समय बहुत ही ज्यादा पेन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस कहते हैं। तो ये कार्डिनल साइन है। और पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में याद रखना कि एंटीरियर फॉर्निक्स में पेन होगा, वाइट डिस्चार्ज निकलेगा जिसको एबनॉर्मल प्रूलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज कह रहे थे, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा। ये चीजें हमारे सिम्टम्स है और इसमें हमें क्या कराना पड़ेगा? यूएसजी फॉर पेल्विक पैथोलॉजी या फिर यूएसजी फॉर पेल्विक पेन, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली कॉज क्या है, दिक्कत क्या है। आई होप आपको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। गलत लिखा है यहाँ पास, ये यू होगा यहाँ पास। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, और आपने डीयूबी भी सुना होगा। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग और डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस है? कभी कभी ये चीज वाइवा में ही पूछ दी जाती है। तो जो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग मतलब क्या हो गया? एबनॉर्मल, नॉर्मल से जो चीज डेविएट कर गई है वो एबनॉर्मल कहलाती है। नॉर्मली जितना ब्लीडिंग होना चाहिए, जितने टाइम ड्यूरेशन तक होनी चाहिए, जितनी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए ब्लीडिंग की, वो चीज एबनॉर्मल हो जाए क्वांटिटी में, टाइम में, ठीक है, उसको हमने एबनॉर्मल कह दिया। दोनों सेम होता है। एबनॉर्मल और डिसफंक्शनल में जो ब्लीडिंग रहती है, यूटेराइन ब्लीडिंग, वो क्या रहती है? नॉर्मल नहीं रहती। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो निकलती है वो एबनॉर्मल इन क्वांटिटी, ड्यूरेशन और साथ ही साथ पेन भी रहता है। बट इसमें क्या रहता है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में कि पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व रहती है। जैसे हमने पढ़ा था ना डिस्मिनोरिया, डिस्मिनोरिया की प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या थी? पेल्विक पैथोलॉजी नहीं थी। सेकेंडरी में क्या थी? पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व थी। उसी तरह एयूबी में जो रहता है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, वो पेल्विक पैथोलॉजी के कारण होता है। डीयूबी में क्या रहता है? कोई पेल्विक पैथोलॉजी नहीं रहती। इसका कॉज क्या रहता है? इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो डीयूबी किसके कारण होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। और एयूबी किसके कारण होता है? इसमें पेल्विक पैथोलॉजी रहती है। तो पढ़ते हैं एक बार कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग इज ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेराइन कॉर्पस। कॉर्पस मीन्स होता है ये एरिया, इसको कॉर्पस कहते हैं। तो ब्लीडिंग कहाँ से होगी? यूटेराइन कॉर्पस से होगी, है ना। और ब्लीडिंग कैसी रहेगी? तो इर्रेगुलर रहेगी। इर्रेगुलर किन किन चीज़ों में रहेगी? तो वॉल्यूम में, ड्यूरेशन और टाइमिंग में, है ना। तो क्या पढ़े? ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेराइन कॉर्पस दैट इज इरेगुलर इन वॉल्यूम, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग, उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कहेंगे। और यूटेराइन कॉर्पस से हो रही है तो इसमें क्या क्या पेल्विक पैथोलॉजी होगी उसके बारे में जानेंगे। तो वही चीज हमारी कॉज हो जाएगी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की। डीओबी में क्या कहोगे? डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, दैट ब्लीडिंग ऑकर्स इरेगुलर इन वॉल्यूम, ड्यूरेशन एंड टाइमिंग, और उसकी कॉज क्या हो जाएगी? हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगी। सेम इसमें क्या है कि ब्लीडिंग होगी यूटेराइन कॉर्पस से, मतलब यूटेराइन कॉर्पस ही हमारी क्या हो गई? कॉज हो गई, जो कि इरेगुलर वॉल्यूम, ड्यूरेशन और टाइमिंग जो ब्लीडिंग हो रही है वो तो हो ही रही है। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो फिगो पाल्म कॉइन क्लासिफिकेशन दिए हैं। जैसे हमने मैटरनल पेल्विस, फीमेल पेल्विस के बारे में पढ़ा था,
क्या पढ़ा था हमने? कार्लवेल और मोलोय क्लासिफिकेशन, जिन्होंने 4 बताए थे, गाइनेकॉइड, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड, प्लेटिपेलॉइड। उसी तरह फीगो और पाल्मकॉइन ने क्या क्लासिफिकेशन दी? एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में दी है। तो चलो इसी को हम ट्रिक बना लेते हैं। तो जो पाल्म है, PALM, PALM, कॉइन से COEI, एन को छोड़ दिया, तो कॉज क्या क्या हो जाएंगे? पाल में कॉइन क्लासिफिकेशन याद रखना अपने को, पाल में पूरा लिख दो PALM, कॉइन में COEI तक। तो P मतलब पॉलिप, मतलब इंडोमेट्रियल पॉलिप होना, एडिनोमायोसिस होना, फाइब्रॉइड होना, मैलिग्नेंसी होना, मैलिग्नेंसी मतलब ट्यूमर या कैंसर होने के चांसेस रहना, C फॉर कोगुलोपैथी, O मीन्स ओव्यूलेशन डिस्फंक्शन, ओव्यूलेशन में डिस्फंक्शन हो जाना, E बेसिकली इंडोमेट्रियल कॉज होना, और I मीन्स एट्रोजेनिक कॉज, मीन्स ड्रग्स या डिवाइस के कारण जो भी होंगी एबनॉर्मल ब्लीडिंग, उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कहेंगे, AUB कहेंगे। तो शायद आपको कॉज समझ में आ गया होगा। पाल में बेसिकली स्ट्रक्चरल कॉज है, और जो कोई है, मतलब ये जो कोगुलोपैथी है, ओव्यूलेशन डिस्फंक्शन है, ये क्या है? नॉन स्ट्रक्चरल कॉज है। स्ट्रक्चरल कॉज मतलब इसके अंदर की जो पैथोलॉजी है वो स्ट्रक्चरल कॉज कहलाएगी, और इसके अलावा जो है वो नॉन स्ट्रक्चरल कॉज कहलाएगी। तो आई होप आपको एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग समझ में आया होगा। उसके कॉजेस क्या क्या हैं तो हमने ट्रिक से याद कर लिए, पाल्म, कोई। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। तो क्लिनिकल फीचर में क्या दिखेगा? ब्लीडिंग जो थी नॉर्मल नहीं हो रही, तो एबनॉर्मल कैसी हो रही है? वॉल्यूम में हो रही है। अगर ज्यादा मात्रा में होगी तो क्या कहलाएगी? मिनोरेजिया कहलाएगा, मतलब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगा। और क्या? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, फ्रीक्वेंट और इनफ्रीक्वेंट पीरियड रहेगा क्योंकि ड्यूरेशन भी इरेगुलर है। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स, मतलब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग आएगी इसमें, मतलब मेनोपॉज के बाद तो ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या माना जाएगा? एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग मानी जाएगी। मतलब जो चीजें नॉर्मल प्रोसेस से हट के जो चल रही है वो एबनॉर्मल हो जाएंगी। अब ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा? एनीमिया डेवलप हो जाएगा। कॉजेस ऑफ एनीमिया हमने पढ़ाई था। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन से पहले अपन एग्जामिनेशन बात करते हैं। एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? तो जनरल एग्जामिनेशन में हमें जो फीमेल की बॉडी रहेगी, एनीमिया के कारण या हैवी ब्लीडिंग के कारण क्या हो गया? शरीर उसका पेलर हो गया, पेल कलर की दिखेगी। BMI चेक करेंगे, थायराइड का इन्लार्जमेंट चेक करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, स्पेक्युलम से एग्जामिनेशन करेंगे, या बाई मैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, ओवरऑल हमको पेल्विक एग्जामिनेशन के थ्रू क्या करना है? यूटेराइन कैविटी को असेस करना है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन का। तो CBC, यूरिन सीरम, बीटा SCG जहां भी आ जाए तो समझ जाना प्रेगनेंसी को रूल आउट करने के लिए, सस्पिशन अगर मान लो प्रेगनेंसी का। ब्लड ग्रुप करेंगे, कोगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे। जो जो हमने यहाँ क्लिनिकल फीचर देखे, जो जो हमने यहाँ पास जनरल एग्जामिनेशन किए, उसी को उठा लीजिए। थायराइड इनलार्जमेंट हो रहा है तो थायराइड फंक्शन टेस्ट हम करेंगे, है ना। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या देंगे? पेन हो रहा है तो एनसेड्स देंगे। ट्रैनएग्जामिक एसिड क्या करता है? जो हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर रहता है, जो क्लॉटिंग रहता है उसको इनहिबिट कर देता है कि अगर ये टूटे तो ब्लीडिंग ना हो, मतलब फिब्रिनोलाइसिस को ये इनहिबिट कर देता है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, माला डी, माला एन, प्रोजेस्ट्रॉन थेरेपी, यूलिप्रिस्टल एसीटेट, ठीक है, LNG हो गया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट, GnRH एगोनिस्ट क्या हो जाएगा? लिप्रोलिड हो जाएगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? मायोमेक्टोमी, अगर मान लो मायोमेट्रियम में कोई कॉज हो, इंडोमेट्रियल एब्लेशन, हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी। हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब हो गया कि कैमरा जो रहता है छोटा सा, वो वेजाइनल बर्थ कैनाल के थ्रू हम सर्विक्स के अंदर से फिर यूटेराइन कैविटी में डालेंगे, जिससे वो कैमरा इमेज के थ्रू हमें दिखेगा और उसके थ्रू हम सर्जिकल ऑपरेशन भी ऑपरेट करते हैं। तो हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी करेंगे। हिस्टेक्टोमी बेसिकली पूरी कंप्लीटली यूट्रस को ही बाहर निकाल लेना। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग बेसिकली किसके कारण हो रहा था? यूटेराइन कॉर्पस। यूटेराइन कॉर्पस मीन्स ये कारण हो रहा था, तो पूरे हम यूट्रस को ही बाहर निकाल लेंगे सर्जरी के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग हमने क्या पढ़ा? कॉजेस पढ़ा, पाल में कोई क्लासिफिकेशन दिए थे, फीगो पाल्म कॉइन।
तो हमने पाल्म और कोई का हमने कॉज के लिए ट्रिक बना लिया। उसके बाद एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में हमने क्लिनिकल फीचर पढ़ी। तो क्लिनिकल फीचर में हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, फ्रीक्वेंट और इनफ्रीक्वेंट पीरियड आना, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होना, सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, ये क्लिनिकल फीचर हो गए। एग्जामिनेशन में हमने क्या किया, जनरल एग्जामिनेशन में ब्लीडिंग के कारण या एनीमिया के कारण पेल बॉडी दिखेगी। थायराइड इनलार्जमेंट भी हमने चेक किया, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन किया और स्पेकुलम से हमने यूटर सर्विक्स को विजुअलाइज भी किया। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और क्या क्या किया हमने, तो सीबीसी, ब्लड ग्रुप, आरएच, कोगुलेशन प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी जो कि फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है जिससे हमें यूट्रस की इमेज दिख जाएगी। और हमने क्या किया मैनेजमेंट में, एनसेड्स दिया, ट्रांस एक्सामिक एसिड, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जीएनआरएच एगोनिस्ट दिया। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती है। अब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगी एयूबी से, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, और इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हो सकता है, मतलब वहाँ ट्यूमर डेवलप हो सकता है। साथ ही साथ एक पॉइंट लिखा है कि एयूबी मतलब ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस दैट इज एबनॉर्मल इन अमाउंट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी और टाइमिंग इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, ऑलवेज रूल आउट प्रेगनेंसी इन ऑल केसेस ऑफ एयूबी। मतलब ये कह रहा है एयूबी मतलब होता है कि ब्लीडिंग जो यूट्रस से हो रही है वो एबनॉर्मल इन अमाउंट हो, ड्यूरेशन हो, फ्रीक्वेंसी हो, टाइमिंग हो, किसमें, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में, उसे हम क्या कहेंगे एयूबी कहेंगे। लेकिन ऑलवेज रूल आउट प्रेगनेंसी, जिसमें हम क्या बीटा एससीजी का हम यूरिन टेस्ट के थ्रू रूल आउट कर रहे थे, ऑलवेज रूल आउट प्रेगनेंसी इन ऑल केसेस ऑफ एयूबी। तो ये याद रखना, कोई भी एयूबी का केस आएगा तो सबसे पहले प्रेगनेंसी है कि नहीं है इसको जांच के लिए हमें यूरिन टेस्ट बीटा एससीजी के थ्रू हमें करनी चाहिए, जिससे हम रूल आउट कर पाए प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो आज से याद रखना एज अ डॉक्टर कि कोई भी केस हो एयूबी का, कोई भी कॉज हो एयूबी का, हमें सबसे पहले प्रेगनेंसी का टेस्ट कराना है कि हम रूल आउट कर पाए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है वुमेन में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आईयूजीआर की, जो कि क्वेश्चन कई बार आया है। आईयूजीआर का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मींस बेबी का जो फीटल लाइफ में जो ग्रोथ होता है, मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो ग्रोथ है उसमें रिटार्ड हो जाना, वो क्या कहलाएगा, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहलाएगा। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि जो फीटस का वेट है, फीटल वेट है, वो डिक्रीज कर जाए 10% ऑफ गेस्टेशन एज। मान लो कोई फीमेल है, 8th वीक में 8th वीक मान लो उसका गेस्टेशन एज है, तो गेस्टेशन एज बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है यूट्रस का साइज। और फिर जैसे जैसे वो गेस्टेशन एज बढ़ती जाती है, मान लो 3rd ट्राइमेस्टर तक पहुंच गया, 3rd ट्राइमेस्टर मतलब मान लो 29 या 30 वीक्स का हो गया, तो एब्डोमेन की साइज बढ़ने लगती है। तो मतलब जैसे जैसे गेस्टेशन एज बढ़ता है वैसे वैसे यूट्रस की साइज भी बढ़ती है। मतलब गेस्टेशन एज बढ़ता है तो यूट्रस की साइज को भी वो रिफ्लेक्ट करता है, और यूट्रस की साइज एब्डोमेन की साइज को रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर मान लो फीटस का जो वेट है वो गेस्टेशन एज में जितना वेट होना चाहिए उससे 10% अगर कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आईयूजीआर। क्या बोला, वापस समझना, फीटस का वेट गेस्टेशन एज से 10% कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, आईयूजीआर कहेंगे, दैट इज इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहेंगे। फीटस वेट लेस देन 10% ऑफ गेस्टेशन एज इज कॉल्ड आईयूजीआर। आईयूजीआर इज अ कंडीशन where fetus does not achieve its genetically predetermined growth potential। IUGR एक कंडीशन है जिसमें जो फीटस है वो नहीं अचीव कर पाता, नहीं पा पाता उसकी जो जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड ग्रोथ पोटेंशियल रहती है वहां तक वह नहीं पहुंच पाता, उसी को हम क्या कहते हैं, आईयूजीआर कहते हैं। आईयूजीआर मतलब फीटल वेट 10% ऑफ गेस्टेशन एज से कम हो रहे। पैथोफिजियोलॉजी क्या इन्वॉल्व है, बेसिकली यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो का डिक्रीज कर जाना। आप भी जानते हो कि प्लेसेंटा बेसिकली क्या करता है, प्लेसेंटा से हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फीटस में जाता है, फीटल सर्कुलेशन, जो कि पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो डिक्रीज करता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंच नहीं पाता बेबी के सेल तक, फीटल सेल तक, जिसके कारण हाइपोक्सिया डेवलप होती है और साथ ही साथ फीटल मोर्टिलिटी होती है, मतलब फीटस की डेथ होने के चांसेस रहते हैं।
तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो हाइपोक्सिया डेवलप हो गया, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेगा तो डिक्रीज हो जाएगा ग्लाइकोजन और फैट स्टोर, ठीक है, और हाइपोथर्मिया कंडीशन डेवलप होगी। तो ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, 10% वेट गेस्टेशन एज से कम हो जाए फीटस का तो उसको क्या कहेंगे, आईयूजीआर कहेंगे। पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जो यूटेरो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो रहता है या फिर जो बेसिकली प्लेसेंटा से जो हमारा ब्लड जाता है बेबी में, उसकी कमी हो जाना उस ब्लड की, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन के कारण बेबी में हाइपोक्सिया होगा, जिससे बेबी की डेथ भी हो सकती है। और न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेगा तो डिक्रीज होगा ग्लाइकोजन और फैट का स्टोर। अब बात करते हैं टाइप की, तो दो तरह का होता है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, स्मॉल फॉर गेस्टेशन इज सिमेट्रिकली रिडक्शन इन ऑल फीटल बॉडी पार्ट, हेड, एब्डोमेन, लिम्स आर इक्वली स्मॉल। मतलब सिमेट्रिकली आईयूजीआर का मतलब ग्रोथ रिटार्डेशन तो हो रहा है लेकिन सिमेट्रिकल हो रहा है, मतलब जो बेबी का हेड है, एब्डोमेन है, लिम्स है, ये इक्वली स्मॉल हो जाए। सिमेट्रिकली रिडक्शन हो जाना ऑल बेबी के बॉडी पार्ट का, उसे हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल आईयूजीआर कहेंगे। लेकिन इसकी टाइमिंग याद रखना है, क्या कि ग्रोथ रिटार्डेशन स्टार्ट होता है अर्ली इन प्रेगनेंसी। कब, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस फेज स्टार्ट होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस फेज मतलब ऑर्गेन का जब बनना चालू होता है, उस समय हमारा जो बेबी का ग्रोथ रिटार्ड करेगा उसी को हम सिमेट्रिकल आईयूजीआर कहते हैं। और ऑर्गेनोजेनेसिस फेज कब चालू होता है, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब अर्ली इन प्रेगनेंसी जो होता है। तो सिमेट्रिकल आईयूजीआर याद रहेगा, मतलब सिमेट्रिकली पूरे बेबी के जो फीटल बॉडी पार्ट है उसका डिक्रीज कर जाना साइज में, वो सिमेट्रिकल ही आईयूजीआर होता है। ये कब होता है, तो अर्ली इन प्रेगनेंसी होती है जो सिमेट्रिकली आईयूजीआर होती है। अब बात करते हैं कॉजेस की। तो कॉजेज इसके क्या है, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी हो जाना, टॉर्च इन्फेक्शन हो जाना, कॉन्जेनाइटल एनोमेली कारण, है ना। टॉर्च इन्फेक्शन तो आपको पता ही होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर इन्फेक्शन, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस, हर्पिस, ये कई बार मैंने लेक्चर में बता चुका है। फाइंडिंग्स में हमें क्या क्या दिखेगी, तो प्रोपोर्शनली स्मॉल फीटस रहेगा, मतलब सिमेट्रिकली फीटस जो रहेगा स्मॉल रहेगा, मतलब जो हेड सरकमफ्रेंस रहेगा बेबी का और जो एब्डोमेन का सरकमफ्रेंस रहेगा वो सिमेट्रिकली डिक्रीज करेगा, जिसके कारण क्या रहेगा, नॉर्मल आएगा HC/AC रेशो। अब पूरी हेड, एब्डोमेन, उसकी जो लिम्स है वो सिमेट्रिकली मतलब प्रोपोर्शनेटली अगर डिक्रीज कर रही है साइज में, तो जितना हेड छोटा होगा उतना ही एब्डोमेन होगा, उतना ही लिम्ब होगा। तो जो हेड सरकमफ्रेंस और एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस का रेशो रहेगा वो तो नॉर्मल ही आएगा ना। अगर मान लो हेड सरकमफ्रेंस मान लो 50 था नॉर्मल कंडीशन में, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस भी 50 था। अब सिमेट्रिकली में क्या हुआ, ये दोनों सेम अमाउंट से रिड्यूस करे, तो मान लो सिमेट्रिकली आईयूजीआर में क्या हुआ, 40% रह गया। AC कितना रह गया, ये भी 40% हो गया रिड्यूस हो गया सिमेट्रिकली आईयूजीआर में। तो इनका रेशो भी तो सेम ही आएगा ना जो इसका आएगा। तो वही चीज लिखा है यहाँ पास कि फाइंडिंग में हमें क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली स्मॉल फीटस दिखेगा, नॉर्मल HC और AC रहेगा, AC रेशो रहेगा, मतलब हेड सरकमफ्रेंस और एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस का रेशो नॉर्मल रहेगा। ऑल पैरामीटर्स इक्वली डिक्रीज करेगा, मतलब हेड सरकमफ्रेंस, एब्डोमिनल सरकमफ्रेंस, फीटल लेंथ जो रहेगा वो इक्वली डिक्रीज करेगा अगर करेगा, जिसके कारण जो रेशो रहेगा वो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। एसिमेट्रिकल में क्या ऐसा होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मतलब बेबी का हेड कभी बड़ा रह जाए या फिर मान लो बेबी का हेड अगर छोटा रहे तो एब्डोमेन बड़ा हो जाए, तो HC और AC रेशो कभी सेम नहीं रहेगा। तो आइए पढ़ लेते हैं। एसिमेट्रिकल आईयूजीआर, ग्रोथ रेट नॉर्मल्स एंड लेटर स्लोली रिटार्ड, मतलब जो सिमेट्रिकली में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही जब ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस चल रहा था तब बेबी में रिटार्डेशन चालू हुआ था, वो इसमें नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, स्टार्टिंग में ग्रोथ अच्छे से होगी लेकिन बाद में आके दिक्कत होगी। तो बाद में कब, तो डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होगा, हेड नॉर्मल रहेगा, एब्डोमेन स्मॉल रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, हेड स्पेयरिंग इफेक्ट कहते हैं। तो याद रखना कि क्या होता है, आईयूजीआर एसिमेट्रिकल में हेड नॉर्मल रहता है और एब्डोमेन स्मॉल रहता है, जिसको हम हेड स्पेयरिंग इफेक्ट कहते हैं। इसकी टाइमिंग क्या है, तो ये लेट इन प्रेगनेंसी होती है, कब, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है।
क्या मैंने बोला, हेड स्पेयरिंग इफेक्ट। हेड स्पेयरिंग इफेक्ट हमने कहाँ पढ़ा था, एसिमेट्रिकल आईयूजीआर में पढ़ा था। हेड स्पेयरिंग इफेक्ट हमने कहाँ पढ़ा, एसिमेट्रिकल आईयूजीआर में पढ़ा। हेड स्पेयरिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस रहेगा वो स्मॉल हो जाएगा। तो हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल है, मान लो पहले 50 था, अभी भी 50 ही है, लेकिन एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस जो रहेगा वो डिक्रीज कर जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, एच सी बाई ए सी रेशो बढ़ जाएगा। पहले जो एच सी अपॉन ए सी रेशो था 1 था, वो यहाँ पास बढ़ जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं इसमें क्या होगा। तो फाइंडिंग में क्या मिलेगा, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस रिड्यूस करेगा, ठीक है। हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल रहेगा, जिसको हेड स्पेयरिंग इफेक्ट कहते हैं। इसमें हेड सर्कमफ्रेंस नॉर्मल रहेगा तो एच सी अपॉन ए सी रेशो बढ़ जाएगा। और इसके और कॉजेस क्या है, तो ओलिगोहाइड्रामिनोज इसका कॉज होता है। इसका पैथोफिजियोलॉजी की बात करोगे तो डिक्रीज सेल साइज के कारण क्या होगा, ड्यू टू पुअर प्लेसेंटल न्यूट्रिशन और सप्लाई इज रिड्यूस्ड, है ना। सेल साइज डिक्रीज करेगा तो पुअर प्लेसेंटल न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, जिसके कारण क्या, मान लो हाइपरटेंसिव मदर रहेगी तो उसका ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ऑक्सीजन और कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, है ना। तो मेनली चीज ये याद रखना कि वॉस्टेड बॉडी रहेगा, लस्चर रहेगा, टोन एब्सेंट रहेगा, व्रिंकल्ड संकेन उसकी बॉडी दिखेगी। तो ये हमें याद रखना है। एसिमेट्रिकल में याद रखना है अपने को, हेड स्पेयरिंग इफेक्ट, एच सी अपॉन ए सी रेशो इसमें इंक्रीज रहेगा। क्यों, क्योंकि हेड तो अपने नॉर्मल में है, बस एब्डोमेन सर्कमफ्रेंस डिक्रीज हुआ है। तो नीचे वाली चीज जितना डिक्रीज करेगी उतना ये रेशो बढ़ते चला जाएगा। ये तो सिंपल मैथ है। और ये सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, सिमेट्रिकल वाला फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। तो आई होप आपको आईयूजीआर क्लियर हो गया होगा। इसके कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो कॉम्प्लिकेशन आप सुन लीजिए। पहला कॉम्प्लिकेशन क्या, फीटल डिस्ट्रेस होगा, बर्थ एस्फिक्सिया हो सकता है, और मिकोनियम स्टेन्ड लीकर होगा, है ना। कॉजेस क्या क्या है, तो टॉर्च इन्फेक्शन जो अपन ने सिमेट्रिकल वाले में पढ़ा था, कॉन्जेनाइटल एनोमेली और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ये कॉजेज होते हैं इसके। आई होप आपको आईयूजीआर क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अबॉर्शन की। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो 20 वीक्स से ऊपर या 20 वीक्स के जितना, लेकिन बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज 37 वीक के पहले, अगर मान लो फीटस की डेथ होती है तो क्या कहते हैं हम लोग। अगर आपने सेकंड लेक्चर ढंग से देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि इस कंडीशन को मान लो 24 वीक में अगर मान लो फीटस की डेथ हो गई तो उसको हम क्या कह रहे थे, IUFD। और मान लो 18 वीक में हो गई तो क्या कहेंगे, अबॉर्शन या मिसकैरेज। याद आया, नहीं याद आया तो एक बार और लेक्चर देख लेना आप लोग। तो आइए अबॉर्शन टॉपिक में आते हैं। तो 80% ऑफ अबॉर्शन, एक सेकंड बड़ा कर लेता हूं कि आपको दिखे, 80% ऑफ अबॉर्शन ऑकर इन फर्स्ट 12 वीक्स या फर्स्ट ट्राइमेस्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो 80% मतलब जो मैक्सिमम अबॉर्शन कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है या फर्स्ट 12 वीक्स में हो जाता है। अबॉर्शन होता क्या है, तो अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यूजली कंसीडर्ड बिफोर 20 वीक्स। WHO के अकॉर्डिंग एक्सपल्सन ऑफ फीटस बिफोर 20 और 24 वीक्स, मतलब 20 वीक से पहले एक्सपल्सन हो जाना फीटस का यूट्रस से, वो क्या कहलाएगा, अबॉर्शन कहलाएगा। अबॉर्शन इज द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यूजली कंसीडर्ड बिफोर 20 वीक्स। तो IUFD क्लियर, अबॉर्शन क्लियर, डेफिनेशन से भी क्लियर। तो अब टाइप की बात करते हैं। तो इसके टाइप बताए गए हैं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और, एक सेकेंड मिटा देता हूं, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब होता है किसी भी हमको एक्सटर्नल प्रेशर की अप्लाई की, मतलब कुछ भी हमको एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं होती, वो नॉर्मली हो जाती है अपने आप, तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है। ऑकर्स नेचुरली विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी, जो नॉर्मली या नेचुरली हो जाए
उसे हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन कहेंगे। इंड्यूस्ड में क्या करते हैं हम लोग, डेलिबरेट टर्मिनेशन करते हैं, जानबूझकर जो हम टर्मिनेशन करते हैं वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है। और जिसमें हम कुछ नहीं करते, अपने से हो जाता है, नॉर्मली हो जाता है, वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है। तो दो टाइप, दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड द सेकेंड इज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस्ड अबॉर्शन डेलिबरेट टर्मिनेशन, मतलब जानबूझकर जो किया जाए टर्मिनेशन। इसी कारण एक्ट आया था एमटीपी एक्ट, जिन्होंने पढ़ लिया वो उन्हें मालूम होगा। एमटीपी एक्ट के दौरान मतलब यही चीजें दी गई हैं कि पहले जमाने में क्या होता था, पता चलता था कि फीमेल है बर्थ में। बेसिकली ये तो धारणाएं बहुत ही गलत है कि अगर किसी की बच्ची हो रही हो तो उसको मार दो। मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि अगर किसी के मान लो गर्भवती महिला के पेट में अगर मान लो फीमेल है तो उसको जानबूझ के हम लोग क्या करते थे, उस जमाने में क्या करते थे, टर्मिनेट करा दिया जाता था। पहले हम लोग पहचानते थे ये एमनियोसेंटियासिस, इसके थ्रू हम उसके पता करते थे कि कौन सा सेक्स है, फीमेल है कि मेल है। फीमेल होती थी तो उसको हम लोग मतलब पुराने टाइम में लोग क्या करते थे, उसको टर्मिनेट करवा देते थे। लेकिन एमटीपी एक्ट के कारण क्या हो गया कि डॉक्टर के कारण एडवाइस दी जाती है। अगर डॉक्टर ने एडवाइस दी है और मतलब एक एमटीपी एक्ट के द्वारा ये बनाया गया है कि किस किस कंडीशन में करनी चाहिए टर्मिनेशन। अगर आप इलीगल करोगे तो आपको जेल भी हो सकती है या फिर और भी जो चीज़ें रहती हैं। बेसिकली क्यों किया गया था कि फीमेल की ज़्यादा मोर्टिलिटी ना हो, उसको रोक सके, और साथ ही साथ फीमेल और मेल का रेशो बनाए रखे बैलेंस्ड, है ना। तो इंड्यूस्ड एबॉर्शन बेसिकली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑन डॉक्टर एडवाइस। अगर मान लो बच्चे में क्या हो, कॉन्जेनाइटल कोई डिसऑर्डर हो, या मान लो जो बच्चा है प्रेगनेंसी के दौरान उसको या माँ को खतरा हो, तब प्रेगनेंसी टर्मिनेट करनी चाहिए। तो ये सब चीजें इस एक्ट के अंदर आती हैं जिससे डॉक्टर एडवाइस करता है, तब जानबूझकर जो टर्मिनेशन किया जाता है वो इंड्यूस्ड है। तो इसमें दो तरीके होते हैं जो जानबूझकर हम टर्मिनेशन करते हैं प्रेगनेंसी की, तो मेडिकल अबॉर्शन और सर्जिकल अबॉर्शन। तो इसके बारे में हम देखेंगे बाद में। अब बात करते हैं टाइप स्पॉन्टेनियस की। तो इसमें स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो गया। थ्रेटेंड अबॉर्शन में क्या होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, सर्विक्स क्लोज्ड रहता है, और सर्विक्स क्लोज्ड होने के कारण क्या है कि प्रेगनेंसी को हम लोग वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। इनएविटेबल में क्या रहता है कि सर्विक्स ओपन रहता है, जिसके कारण वेजाइनल ब्लीडिंग को कंट्रोल नहीं किया जाता। थ्रेटेंड में क्या था, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी लेकिन सर्विक्स क्लोज था, तो मतलब हम लोग इस अबॉर्शन को इरिवर्सिबल कर सकते हैं। इनएविटेबल में क्या, सर्विक्स ओपन है तो हम इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कभी कर ही नहीं सकते। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या रहता है कि कुछ सम प्रोडक्ट एक्सपेल और सम रिटेन्ड, मतलब यूट्रस में ही कुछ पार्ट ऑफ कंसेप्शन रिटेन्ड कर जाए, उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। नाम पे ही कंप्लीट है यहाँ पास। तो कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होगा, ऑल प्रोडक्ट आर एक्सपेल्ड, मतलब जो यूट्रस है वो खाली हो जाएगा। मिस्ड अबॉर्शन बेसिकली फीटस डेड बट रिटेन्ड इनसाइड द यूट्रस। तो ये याद रखना, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में सम पार्ट ऑफ कंसेप्शन रिटेन्ड कर रहा था यूट्रस में, कंप्लीट में पूरा बाहर हो जा रहा था, जिसके कारण एम्प्टी हो जा रहा था। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि जो फीटस होता है वो डेड हो जाता है और इनसाइड ही यूट्रस के रिटेन्ड कर जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। सेप्टिक अबॉर्शन, सेप्टिक मतलब होता है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस के कारण जो अबॉर्शन होता है। रिकरेंट अबॉर्शन, जो कि 3 या उससे ज्यादा मिसकैरेज हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, रिकरेंट अबॉर्शन। तो ये था टाइप ऑफ अबॉर्शन, और अबॉर्शन के बारे में हमने जाना। कॉजेज ऑफ अबॉर्शन क्या है, तो मैटरनल कॉज, उसके बाद क्या है, मैटरनल कॉज। तो मैटरनल कॉज देख लेते हैं, इन्फेक्शन होना, सेप्टिसीमिया, टॉर्च इन्फेक्शन, सिस्टमिक डिजीज कोई बनी हुई हो, हाइपो या हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होना, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होना। ड्रग्स कौन सा यूज कर रहे हैं, एंटी कन्वर्जन ड्रग या एंटी मलेरियल ड्रग हम यूज कर रहे हैं। ट्रॉमा हो जाना या इंजरी हो जाना, है ना। शॉक के कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाएगी, जिससे हाइपोवोलेमिया कंडीशन डेवलप होगी, मतलब बीपी लो हो जाएगा, हाइपोक्सिया कंडीशन डेवलप होगा और पेशेंट शॉक में जाएगा। यूटेराइन डेवलपमेंटल एनोमिली के कारण, जैसे बाइकॉर्नुएट, सेप्टिट और आर्क्यूट जो अपन ने पढ़ा था पहले। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के कारण, मतलब अबॉर्शन विल ऑकर इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के कारण हमेशा सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही अबॉर्शन होता है, याद रखना। इनकम्पिटेंसी मतलब इनसफिशियंसी होना। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो भी अबॉर्शन होता है उसका कारण क्या है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी। सर्वाइकल इलास्टिसिटी की बात करें तो टू होल्ड द फीटस विल बी लेस और शॉर्ट, मतलब
जो सर्विक्स है वो शॉर्ट हो जाए लेंथ में, जिसके कारण इनसफिशियंसी या इनकम्पिटेंसी हो गया, जिसके कारण होगा क्या, अबॉर्शन सेकेंड ट्राइमेस्टर में हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या करोगे, सर्विक्स को इनसर्कुलेज करोगे। जो अपन ने ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी हमने, इनएविटेबल में पढ़ी थी कि जो सर्विक्स ओपन हो गया तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं कर पा रहे, तो इसमें रिवर्स हम नहीं कर पा रहे थे अबॉर्शन को, वो इसमें क्या होगा, सर्वाइकल इनसर्कुलेज कर देंगे, मतलब सर्विक्स को हम क्या करेंगे, बांध देंगे। जैसे मान लो तो ये सर्विक्स है, तो यहां पास हम क्या करेंगे, इनसर्कुलेज कर देंगे, बांध देंगे। इडियोपैथिक कॉज कुछ नहीं दिया हुआ है। फीटल कॉज की बेसिकली बात करें तो फीटल कॉज क्या क्या होते हैं, मैटरनल कॉज हमने पढ़ लिया, ट्रीटमेंट भी हमने थोड़ी बहुत पढ़ ली। फीटल कॉज में क्या आएगा, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी होना, ब्लाइटेड ओवम होना, हाइडिटी फॉर्म मोल होना। हाइडिटी फॉर्म मोल बेसिकली इनकम्प्लीट अबॉर्शन का कॉज होता है, और ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर को ही हम क्या कहते हैं, हाइडिटी फॉर्म मोल कहते हैं। ब्लाइटेड ओवम, नो गैस्टेशनल सैक इज प्रेजेंट। और इडियोपैथिक कॉज बेसिकली अगर एज मान लो 30 साल का है तो हमें एंटी स्कैनिंग करना है, डुअल मार्कर करना है, फीटल पोल और कार्डियक एक्टिविटी अगर ये एब्सेंट है तो इडियोपैथिक कॉज है। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉजेज ऑफ अबॉर्शन। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। तो इनफर्टिलिटी क्या होती है कि इनएबिलिटी ऑफ अ कपल टू कंसीव आफ्टर 12 मंथ ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, मतलब कपल जो है वो 12 महीने तक लगातार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहा है, फिर भी जो हो रही है वुमेन है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसी को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। दो तरह का होता है ये, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब पहले कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, नो प्रायर प्रेगनेंसी, इसके पहले कभी जीवन में वो प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, तो वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी मतलब पहले वो प्रेग्नेंट हो चुकी है बट सेकेंड टाइम में कंसीव करने में उसे दिक्कतें आ रही हैं। अब कॉजेस की बात करते हैं, तो कॉज क्या क्या है, तो मेल और फीमेल दोनों कॉज होते हैं। तो पहले फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में क्या क्या कॉज, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर, मतलब अनएबल टू प्रोड्यूस ओवा फ्रीक्वेंटली, और आर इनकैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फीमेल का फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी कॉज में क्या हमने पढ़ा, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर पढ़ा, मतलब फीमेल जो है वो कैपेबल नहीं है ओवा को प्रोड्यूस कर पाए फ्रीक्वेंटली, और अगर मान लो प्रोड्यूस कर भी रही है तो वो जो ओवा है वो इतनी इमेच्योर है जिसके कारण इनकैपेबल हो फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके कारण क्या क्या है, तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। कुछ याद आया, फॉलिक एसिड विटामिन बी 12 किस में पढ़े थे, कॉजेज ऑफ एनीमिया में भी पढ़े थे, है ना, FIB, फॉलेट। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन, ये क्या कॉज करते हैं, ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर करते हैं। ट्यूबल फैक्टर मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है वो अगर ब्लॉक होगी तो उसके कारण भी हो सकता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पाथ ऑफ ओवा फ्रॉम द ओवरी टू फेलोपियन ट्यूब, जिसके का कॉजेस क्या है, तो PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, ट्यूबरक्यूलोसिस, इंडोमेट्रियोसिस, फिम्ब्री एडहेशन। फिम्ब्री एडहेशन, जो ये फिम्ब्री होता है ये एकदम टाइटली चिपक जाए जिसके कारण होता है, ब्लॉक हो जाता है ट्यूब। अब बात करते हैं कंप्लीट और पार्शियल बाइलेटरल ब्लॉक ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो इसका कॉज क्या है, तो सेल्पिनगाइटिस, सेल्पिन जो बेसिकली फेलोपियन ट्यूब को कहते हैं, और आइटिस आ गया तो मतलब इन्फेक्शन हो गया। तो किसका इन्फेक्शन, गोनोकोकल इन्फेक्शन या ट्यूबरक्यूलोसिस, ये क्या करता है, कंप्लीट और पार्शियली दोनों फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है। कॉन्जेनाइटल डेवलपमेंट हो जाना ट्यूब का, या हाइपोप्लास्टिक मतलब अंडर डेवलप्ड रहना, या फीटल ट्यूबल ब्लॉक हो जाना। तो ये चीज़ें क्या है, फीमेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज होते हैं। यूटेराइन कॉज क्या होगा, तो ल्यूटियल फेस का डिफेक्ट हो जाना, इंडोमेट्रियल ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाना, एब्सेंस ऑफ यूट्रस हो जाना, या अंडर डेवलप्ड यूट्रस हो जाना। सर्वाइकल फैक्टर में क्या आएगा, सर्विक्स में इन्फेक्शन, एबनॉर्मल सर्वाइकल म्यूकस होना, सर्वाइकल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस मतलब होता है सर्विक्स का नैरोइंग होना, है ना। तो ये सब चीजें किसकी कॉज थी, सर्वाइकल फैक्टर के थे। वेजाइनल फैक्टर में क्या आएगा, वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाना, जिसके कारण क्या होगा, पुरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम हो जाना, और इंक्रीज कर स्पर्मिसाइडल, हाँ बेस, तो इंक्रीज कर जाना पीएच का, जिसके कारण क्या होगा, स्पर्म मरने लगेंगे तो स्पर्मिसाइडल की तरह एक्ट करेगा। मान लो कोई डिफॉर्मिटी हुई
तो कॉइटल एरर हो सकता है, या मान लो यूज कर रही है फीमेल ल्यूब्रिकेंट का तो उसके कारण भी इनफर्टिलिटी रहती है। पेट्रोलियम जेलीज का इस्तेमाल करना, ये स्पर्मिसाइडल होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या कॉज करती हैं, फीमेल में इनफर्टिलिटी कॉज करती हैं। एंग्जाइटी हो गया जिसके कारण एचपीओ एक्सिस डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या रहता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी और ओवेरी का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसके कारण भी इनफर्टिलिटी होती है। तो आई होप आपको कॉज समझ में आया होगा। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे फीमेल में कि फीमेल की ही इनफर्टिलिटी है। तो हमको सीबीसी करना है, ईएसआर करना है, थायराइड प्रोफाइल करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी पेल्विक पैथोलॉजी के लिए करना है, मॉन्टॉक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए, ठीक है, मॉन्टॉक्स टेस्ट फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस, तो ये करना है। ओव्यूलेशन टेस्ट करना है या फॉलिकुलर स्टडी करना है, ठीक है। किस लिए किया जाता है, चेक किया जाता है वेदर ओव्यूलेशन इज ऑकरिंग और नॉट, ओव्यूलेशन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ये कब करते हैं, 10th to 16 डेज ऑफ मेंसेस में करते हैं। बेसल बॉडी टेम्परेचर देखा जाता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर कब राइज करता है, जब ओव्यूलेशन होता है तब राइज करता है। डायग्नोस्टिक डीएनसी किया जाता है, ठीक है। सेकेंड डे ऑफ मेंसेस टू चेक वेदर द इंडोमेट्रियम इज इन प्रोलिफरेटिव, मतलब सिक्रेटरी फेज में है कि नहीं है, सॉरी प्रोलिफरेटिव फेज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ टीबी। तो मतलब क्या, डायग्नोस्टिक डीएनसी क्या होता है, सेकेंड डे ऑफ मेंसेस में किया जाता है और इसमें चेक किया जाता है इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेटिव फेज है कि नहीं है, कि सिक्रेटरी फेज है कि नहीं है, ये चीजें चेक की जाती है डायग्नोस्टिक डीएनसी के द्वारा, है ना। क्यूरेटिव डीएनसी में क्या करते हैं, एडहेशन या प्लग ऑफ इंडोमेट्रियम इन कैविटी, ये तो नहीं, ये चेक करने के लिए करते हैं, ठीक है। फर्न टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें याद रहे या ना रहे, लेकिन फर्न टेस्ट याद रखना, मिली याद रखना। ओव्यूलेशन टेस्ट हम करते हैं, बेसल बॉडी टेम्परेचर देखते हैं, फर्न टेस्ट और ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। फर्न टेस्ट में बेसिकली होता क्या है कि जब हम देखते हैं उसमें डायग्नोस्टिक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है ऑफ ड्राइड वेजाइना सीन या सलाइवा दैट चेक्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक फर्न लाइक क्रिस्टल पैटर्न, मतलब जब आप माइक्रोस्कोप में चेक करोगे तो फर्न लाइक का क्रिस्टल शो होगा, है ना, जिसके कारण क्या होगा, ये इंडिकेट करता है राइजिंग ऑफ एस्ट्रोजन लेवल नियर ओव्यूलेशन, और एमनियोटिक फ्लूइड का लीक तो नहीं हो रहा, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ ओवेरियन, सॉरी प्री मैच्योर रप्चर हो जाना। ओव्यूलेशन का डिटेक्शन के लिए ये करते हैं फर्न टेस्ट। तो आपको नॉर्मली याद रखना है, इतना याद तो रहेगा नहीं, बस याद रखना है कि इनफर्टिलिटी के लिए हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, तो सीबीसी, ईएसआर, मॉन्टॉक्स टेस्ट, ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए यूएसजी कराते हैं, ओव्यूलेशन टेस्ट करते हैं मतलब फॉलिकुलर स्टडी करते हैं, और फिर हम बेसल बॉडी टेम्परेचर टेस्ट करते हैं, फर्न टेस्ट करते हैं, नाम से याद रखना कि क्रिस्टल लाइक का हमको अपीयरेंस दिखता है माइक्रोस्कोप में देखते हैं, ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट करते हैं कि ओपननेस ऑफ ट्यूब देखते हैं, लेप्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं, लेप्रोस्कोपिक करते हैं, ठीक है। हार्मोनल ऐसे याद रखना, डन कब किया जाता है, सेकंड और थर्ड डे ऑफ द साइकिल में, जिसमें एफएसएच, एलएच, स्ट्रेडियोल, जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी हार्मोन के नाम लिए थे वो सबका हमको टेस्ट करना है। और मेनली याद रखना एमनियो एंटी मुलेरियन हार्मोन, इसका भी चेक किया जाता है। पोस्ट कॉइटल टेस्ट करते हैं, पोस्ट कॉइटल टेस्ट में हम क्या करते हैं, इंटरकोर्स के 6 से 7 घंटे के बाद हम टेस्ट करते हैं और उसमें एग्जामाइन करते हैं स्पर्म का सर्वाइकल म्यूकस के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें हमारी थी इनफर्टिलिटी, फीमेल में कॉज क्या क्या थे और उसके इन्वेस्टिगेशन। अब बात करते हैं मेल के कॉज की। तो मेल क्या होगा, जैसे हमने ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर पढ़ा था फीमेल में, उसी तरह इसमें भी क्या, अनएबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, और अगर कर भी रहा है तो रिड्यूस कैपेबिलिटी हो फर्टिलाइजेशन के लिए, अंडर डेवलप्ड हो टेस्टिकल्स, है ना। डिजीज ऑफ टेस्टिस में क्या आएगा, ऑर्काइटिस, जिसमें मम्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब आ जाना। या मान लो प्यूबर्टी के बाद भी टेस्टिस जो है डेवलप नहीं हुआ है, डेवलप हुआ भी है तो फंक्शनिंग नहीं है ना। अनडिसेंडेंट टेस्टिस, बेसिकली ये माना जाता है कि जो टेस्टिस रहता है वो स्क्रोटम में आ जाता है नीचे, मतलब एक्सटर्नल साइड आ जाता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है नॉर्मली 37 डिग्री, उससे थोड़ा 1, 1.5 या 2 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए रहता है टेस्टिस को, कि वह क्या कर पाए, स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे से क्वालिटीड कर पाए। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस या फिर लेट डिसेंट करना टेस्टिस का, तो वो टेम्परेचर इम्बैलेंस के कारण स्पर्म अच्छे से नहीं बन पाता, ठीक है। इम्परमिटेबल एक्सपोजर टू हीट, मतलब बहुत ही ज्यादा हीट के एक्सपोजर में हो हमारा,
जिसके कारण क्या होता है, डैमेज कर देता है स्पर्म को। डैमेज टू टेस्टिस तो क्या एक्सीडेंट या एक्सरे या ऑपरेशन के थ्रू, या सल्फोनामाइड ड्रग्स का अगर ज़्यादा यूज़ किए, स्मोकिंग, अल्कोहल क्या करता है, डैमेज करता है टेस्टिस को। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में क्या आएगा कि ब्लॉकेज हो जाना, टेस्टिस से इजेक्युलेटरी डक्ट तक आने में पेनिस में मेल के उसके बीच के रास्ते में कहीं भी ब्लॉकेज हो जाना, वो क्या कहलाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज कहलाएगा। तो इसमें क्या कहा जाएगा, वासा डिफरेंस, इपिडाइडमिस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, ठीक है, कॉन्जेनाइटल एब्सेंस हो जाना वास डिफरेंस का, इजेक्युलेटरी डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, वेरिकोसील, वेरिकोसील का मतलब क्या होता है कि चलो डिसेंडेंट तो है टेस्टिस, बाहर पहले से ही निकला हुआ है, जिससे बॉडी टेम्परेचर से उस कम में वो फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन वेरिकोसील हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब जो टेस्टिस के जो बगल सराउंडेड जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो इन्फ्लामेशन करेंगे, मतलब ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, जिससे कारण क्या होगा, ब्लड जो होगा वो ज़्यादा सर्कुलेशन करेगा। ब्लड सर्कुलेशन से क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो वेरिकोसील बेसिकली डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल अराउंड द टेस्टिस, जिससे स्क्रोटम का टेम्परेचर हाई कर जाएगा और अपना स्पर्म फॉर्मेशन ढंग से नहीं होगा। हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म, जिसमें क्या होगा, जीएनआरएच का रिड्यूस हो जाएगा सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन कम बनेगा तो इम्पेयर्ड हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस। कार्लमैन सिंड्रोम, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें आपको याद हो ही गई होंगी कि क्या क्या कॉजेज होते हैं इनफर्टिलिटी की। अनजस्ट ऑपरेशन, हर्नियोग्राफी, है ना, फिमोसिस, फिमोसिस बेसिकली कंडीशन होता है जहाँ फोर स्किन जो रहती है इतनी टाइट हो जाती है कि वो रिट्रैक्ट नहीं कर पाती ग्लैंस पेनिस में, है ना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होना, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन होना, ये सब किसके कॉज हैं, मेल कॉज हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, सीमेन एनालिसिस करेंगे, उसमें हम फ्रक्टोज देखेंगे कि प्रेजेंट है कि नहीं है। और क्या देखेंगे, ए स्पर्मिया कंडीशन मतलब सीमेन एब्सेंट होना, स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 40 से 50 मिलियन पर ml होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, सॉरी मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, एक्टिवनेस कितना होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 40% होना चाहिए। तो नॉर्मली याद रखना, सीमेन एनालिसिस में सीमेन में फ्रक्टोज प्रेजेंट रहता है और जो स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन रहती है वो 40 से 50 मिलियन पर ml होती है। मोटिलिटी की बात करें तो 40% रहता है। वॉल्यूम की बात करें तो 1.5 से 1.6 ml रहता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी दी हुई है जो कि याद रखना चाहिए। एजोस्पर्मिया मतलब नो स्पर्म, या फिर कह लो ए स्पर्मिया भी कह लो एजोस्पर्मिया को। ओलिगोस्पर्मिया मतलब हो जाना लो लो काउंट, जैसे अपन ने पढ़ा था ना ओलिगोहाइड्रामिनोस या पॉलीहाइड्रामिनोस। तो पॉली मतलब ज्यादा, ओलिगो मतलब कम। तो ओलिगो मतलब लो स्पर्म काउंट, एजोस्पर्मिया मतलब नो स्पर्म। एस्थेनोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया मतलब पुअर मोटिलिटी, जो अपन ने पढ़ा मोटिलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए, अगर वो कम हो जाएगी तो एस्थेनोस्पर्मिया हो जाएगा। टेरेटोस्पर्मिया मतलब एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी, कैसे रहता है हेड उसका, ये स्पर्म का टील हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और फिर ये थोड़ा सा हेड निकला रहता है ऐसे करके, हेड टेल सेल बॉडी, और ये यहाँ पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यहाँ एक्रोसोम रहता है। तो इसके मॉर्फोलॉजी में अगर मान लो एबनॉर्मेलिटी आ गया तो टेरेटोस्पर्मिया। एस्थेनोस्पर्मिया मतलब होता है पुअर मोटिलिटी हो जाना। ओलिगोस्पर्मिया मतलब होता है लो स्पर्म काउंट हो जाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर मान लो कोई भी क्वेरी रहेगी या जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो आप उस ऐप में जाइए, या जो चैनल या आपका व्हाट्सएप में जो ग्रुप बनाया गया होगा तो आप उसमें जाके बता सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो उसके बारे में आपको अलग से समझा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।